तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 7 इतिहास, हरियाणा बोर्ड की किताब है आपकी हमारा भारत 2 और इसका पाठ नंबर 8 है। पाठ का नाम है उत्तर भारत के 13वीं से 15वीं सदी के राज्य। यानी कि बहुत ही प्यारी सी कहानी है, छोटी कहानी नहीं है, थोड़ा सा चैप्टर बड़ा है बाकी चैप्टर्स के कंपैरिजन में, लेकिन हाँ यहाँ पे वो कहानी है जो हम पीछे छोड़ चुके हैं। अगर आप बुक्स पढ़ ये वाली जो बुक है पढ़ रहे हो, स्टार्टिंग से चैप्टर्स पढ़ते आ रहे हो, देखो कभी भी है ना इतिहास की बुक आप कभी भी किसी भी क्लास में पढ़ना, पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, वो इस हिसाब से बनाए होते हैं कि आपको पूरी कहानी एक कहानी लगे। ऐसे नहीं हो कि भाई पता नहीं वहां क्या चल रहा था, इस चैप्टर में क्या चल रहा है, वो बवाल नहीं मचता यहाँ पे। यहाँ पे स्टोरी लाइन पूरी बनती हुई चलती है पीछे से। अब अभी तक हम क्या जान चुके हैं, अभी तक के पिछले चैप्टर्स में हमें कुछ मोटे मोटे तौर पे ये पता चला, कुछ राजवंश थे, राज कर रहे थे भारत पे, मस्त जिंदगी चल रही थी उनकी, और कुछ बाहरी लोगों को चुल मच गई, भाई भारत में सोना है, ये है वो है, और भारत पे कर दिए आक्रमण। आक्रमण जारी रहे और इतने आक्रमण हुए भारत के ऊपर, और खास तौर पे भारत के उस हिस्से पर, जैसे भारत का ये तो नीचे वाला हिस्सा हो गया हमारा, ये वाला, ये जो ऊपर वाला हिस्सा था ना, यहाँ पे ये पाकिस्तान जो बना है हमारा, इधर वाले हिस्से पे सारे आक्रमणकारी यहाँ से हमला करते थे ज्यादातर। अब उनका मकसद क्या था, यहाँ पे बहुत अमीर लोग, अमीर राजा रहा करते थे, तो उनकी धन संपत्ति लूटना, मंदिरों को लूटना, ये मतलब अफरा तफरी मचा देना, तो ये उनके मेन मकसद हुआ करते थे। लेकिन उन्हीं के बीच एक ऐसा राजा आता है जो बोलता है नहीं, हमें लूटना नहीं है, हमें राज करना है, इसी राजगद्दी पे यहीं पे बैठूंगा मैं तो राज करूंगा, और भारत पे कर दिया हमला। उस समय जो है कुछ शासक चल रहे थे, चौहान वंश के शासक थे, अलग अलग वंश, काफी बड़े बड़े वंश थे, और उन्होंने फाइनली जो है कुछ राजाओं को हराने के बाद में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई। और ये वही दिल्ली सल्तनत आगे चलते चलते समय के दौरान बहुत सारे वंशजों ने उस सल्तनत पर कब्जा किया, और वो कैसे आगे बढ़ती रही, वो स्टोरी लाइन है 13वीं से 15वीं शताब्दी की। यानी कि 200 सालों के अंदर उस दिल्ली सल्तनत में बेसिकली क्या हुआ, कैसे जो है उसका शासन किसने संभाला, क्या मारा पीटा जो भी है, कितने टाइप के राजा आए, उनके मैनेजमेंट कैसे थे, वो चीजें हमें इस चैप्टर में मिलेंगी। सो देखो 200 साल की बात है भाई, 200 साल छोटे से नहीं होते, कोई आके ऐसे 200 साल नहीं राज कर सकता, वो भी बाहर का बंदा आके। तो थोड़ा सा दुख भरी कहानी है, यहाँ पे लड़ाइयाँ बहुत मचेंगी। चलो शुरू करते हैं चैप्टर को। हाँ लेकिन चैप्टर की देखो मैंने आउटलाइन बता दी है, एक मजेदार पॉइंट हमने बिल्ड कर लिया है अभी तक के लिए कि हाँ चैप्टर में हमें मिलेगा क्या। अभी फिलहाल जो है ना चैप्टर तो हम शुरू करेंगे, टाइम लगेगा भाई, वीडियो अभी इतनी बड़ी बना रहा हूँ मैं आपके लिए, तो पता नहीं आप देखोगे कि पूरी नहीं देखोगे, बट हाँ आपको पहले ही बता देता हूँ, इसीलिए बताता हूँ पहले आपको जो है, ये पूरी किताब हरियाणा बोर्ड की जो एक किताब है हमारा भारत 2, इस पूरी किताब के सॉल्यूशन, जिसके अंदर मैं आपको नोट्स, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर और एमसीक्यूज, ये चारों चीजें लिखी हुई प्रोवाइड कर रहा हूँ रिटर्न में, और साथ में वीडियोस तो है ही। तो इनके जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और पहली कमेंट में भी मैं ऐड कर दूंगा। तो चलो अब शुरू करते हैं पाठ को। अब कहानी बहुत ही प्यारी है, यहाँ पे कुछ बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं, ये भी हमारा पेशेंस बिल्ड करेंगे, मजा दिलाएंगे। चलो हम पढ़ते हैं। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, ये मैडम पूछती है। तो ये बच्चे बोलते हैं 29 मैडम, 29 29 29। लेकिन ये बच्चा बोलता है नहीं, सॉरी मैडम बोलती है नहीं, 29 राज्य सही जवाब नहीं है, तुम्हारा पोपट काट दिया किसी ने बच्चों। चलो अभी क्या बोलेगी, ये बच्चा बोलता है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। हाँ तो मैडम बोलती है बिल्कुल सही। 31 अक्टूबर 2019 को, यानी कि आज से 2-3 साल पहले की बात है, को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश घोषित होते ही देश में राज्यों की संख्या 29 से 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 6 से 8 हो गई। ठीक है, तो ये मामला रहा था। अभी गूगल भी अपडेट होते रहते हैं टाइम टू टाइम, बट हाँ यहाँ पे ऐसे इंफॉर्मेटिव नॉलेज हमको दे रखी है। आज हम 13वीं से 15वीं सदी के राज्यों एवं इन राज्यों में हुए विस्तार, क्षेत्र विस्तार के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। चलो ये मैडम शुरू करती है पाठ को, हम भी शुरू कर देते हैं कहानी को। उत्तर भारत की बात है। उत्तर भारत समझते हो, अपना एरिया यार, हमारा हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, यूपी, जम्मू कश्मीर, ये वाला एरिया, इसको हम उत्तर भारत का एरिया कहते हैं बेसिकली। तो इस एरिया में जो है भारत भौगोलिक दृष्टि से बहुत समृद्ध क्षेत्र था। समृद्ध होता है बहुत खुशनुमा, मस्त जिंदगी थी। यहाँ हिमालय से निकलने वाली नदियों से, नदियां इसे समृद्धि प्रदान करती हैं।
समृद्धि से भरे उत्तर भारत के इन क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए काफी शक्तियां प्रयासरत रहती थी। यानी कि बहुत बड़ी बड़ी ताकतों ने भारत पे आक्रमण किया ताकि वो भारत के इस वाले हिस्से पर राज कर सके। अब ये वाला हिस्सा खास क्यों था, क्योंकि जो पहाड़ी इलाके हैं ना, पहाड़ों से नदियां आती हैं और ये उपजाऊ क्षेत्र था। बाकी भारत के कंपैरिजन में यहाँ पे ज्यादा अच्छी फसल उगती थी। और पहले की बात करें या आज की बात करें, भाई खेती सबको प्यारी है, किसको खाना पसंद नहीं होता। तो वो खाना उगाने के लिए सबसे बेहतरीन जमीन यहाँ मिलती थी। उसी वजह से भी कहीं ना कहीं वो कारण रहा होगा। यहाँ हम 13वीं से 15वीं सदी के दो तरह के राज्यों को देखते हैं। एक स्वतंत्र रूप से निरंतर बने हुए राज्य है और दूसरे हैं दिल्ली सल्तनत की कमजोरी का फायदा उठाकर बने हुए राज्य। यानी कि दिल्ली सल्तनत जो है ना, प्राचीन समय में बहुत बड़ी थी और वो सल्तनत धीरे धीरे क्या हुआ, वंश बदलते गए और टूटते गए, है ना। कोई राजा निकम्मा निकलता है, कोई अच्छा निकलता है, लेकिन एक्चुअली में सीन क्या हुआ, जो अगर नालायक राजा निकल जाता है तो कुछ छोटे राजा के अंडर में जो राजा होते थे, ये तो महाराज होता था जो दिल्ली सल्तनत में बैठता था। अब इसके अंडर में जितने राजा होते थे अलग अलग रियासतों के, वो मौके का फायदा उठा के अपने आप को आजाद घोषित कर लेते थे और अपना ही एक अलग राज्य, अपनी ही एक अलग सल्तनत बना के बैठ जाते थे कि भैया ये है हमारी सल्तनत, हम नहीं आ रहे तेरे पास, जा क्या कर लेगा बता। 13वीं सदी से 15वीं में उत्तर भारत के प्रमुख राज्य थे दिल्ली सल्तनत, मेवाड़, रणथंभौर, मालवा, गुजरात, जौनपुर और बंगाल। ऐसे कुछ बड़े बड़े सल्तनतें उस टाइम पे थी और इन सारों को हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। लेकिन उस समय इन राज्यों की स्थिति, राजनीतिक नीतियों का ताना बाना बहुत कमजोर था। यानी कि राजनीतिक तौर पे इनका मैनेजमेंट अच्छा नहीं था। आपसी लड़ाइयों के कारण ये राज्य बहुत कमजोर थे। भाई बाहर वाले तो लड़ेंगे लड़ेंगे, घर वालों का ही नहीं टिक रहा यार यहाँ पे मामला। ये घर वाले आपस में, अपने देश वाले जो रियासतें थी वही लड़ने में लगी पड़ी थी कि मेरे को चाहिए ये जमीन, मेरे को चाहिए, और बाहर वाले आके मजे ले रहे थे इनके। उस समय उत्तर भारत के इन प्रमुख राज्यों का वर्णन नीचे हमको बता रखा है, क्या क्या सीन है चलो जानते हैं। इनमें बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाली है दिल्ली सल्तनत, ये ध्यान रखना है आपको, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये तो याद रख लोगे, एक नंबर का प्रश्न बन जाएगा आपका कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने करी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऐबक जो है तुर्क आक्रांता जो है मोहम्मद गोरी का गुलाम और सेनापति था। देखो आक्रमण तो मोहम्मद गोरी कर रहा था। अब मोहम्मद गोरी भाई गजनी का शासक था, वहां पे शासन संभालेगा या भारत में। अब उसने जो है चौहान वंश के राजा जो है पृथ्वीराज चौहान को मार दिया और उसके बाद में स्थापना करी थी दिल्ली सल्तनत की। लेकिन एक्चुअल में जो है ना, वो स्थापना से वो बैठ के वो संभालेगा थोड़ी ना। जो भी मैनेजमेंट, जो भी कुछ किया वो सारा कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया, इसीलिए हम इसको संस्थापक का दर्जा देते हैं। ये जो है मोहम्मद गोरी का सेनापति था। मोहम्मद गोरी ने भारत पर कई बार हमले करे। 1175 में उसने गुजरात पर हमला किया, लेकिन यहाँ के शासक मूलराज ने उसे बुरी तरह से हरा दिया। उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं हुई बेचारे की वहां जाने की। उसके बाद जो है उसने पंजाब पर हमला करा, मौके का फायदा उठाया, क्योंकि भाई पंजाब में था हल्का राजा, वहां पे बहुत गंदी पिटाई हुई और मरते मरते बच गया। अब पंजाब में थोड़ा सा मौके का फायदा उठाते हुए ये राजा बन बैठता है। उसे दिल्ली व अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय ने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित कर दिया। अब ये जो है हार गया था वैसे तो मोहम्मद गोरी पहले युद्ध में। पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हो ना, ये सारी कहानी पिछले चैप्टर की है ऑलरेडी, अगर आपको नहीं याद हो तो वही कहानी जो है हम वापिस पढ़ रहे हैं बेसिकली। लेकिन तराइन के दूसरे युद्ध में अगले साल वो अपनी हार का बदला लेने भारत आता है और पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान के नाम से जिसको हम जानते हैं उसको, तथा 1194 में कन्नौज के युद्ध में यहाँ के शासक जयचंद को हरा देता है। अब 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद, देखो वो मृत्यु हो गई बेचारे की, उसके बाद उसका सेनापति आता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वतंत्र राज्य की नींव रखी। वो बोला हम गजनी के कोई गुलाम नहीं है, हम अपने अलग सल्तनत बसाएंगे यहाँ पे भारत में। यह राज्य दिल्ली सल्तनत कहलाया। समझ गए कैसे बना ये दिल्ली सल्तनत। ये एक्चुअली में वो था उसके अंडर में, मोहम्मद गोरी ने कब्जा करा, सारा कुछ उसने करा, लेकिन भाई वो टपक लिया पहले ही, उसका टाइम वाइम पूरा हो चुका था, प्रभु के पास गया और उससे के बाद इसने बोला हम गजनी के गुलाम नहीं है। गजनी एक साम्राज्य हुआ करता था, जो भी राजा बनेगा बनेगा, तो गजनी से इसने अपने आप को आजाद घोषित करा और बना दी दिल्ली सल्तनत। वह एक गुलाम था और उसके बाद उसने अनेक उत्तराधिकारी भी अपने जीवन काल में गुलाम रहे थे।
उसके अनेक, अच्छा, उसके बहुत सारे उत्तराधिकारी बाद में भी गुलाम रहे, लेकिन मतलब ज्यादा वो दमदार तरीके से लड़ाई तो करना नहीं चाहता ना बंदा यार। अतः वे सभी शासक गुलाम वंश के शासक कहलाए, क्योंकि वो गुलाम था ना, किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का। तो इसी कारण से उसको क्या नाम दिया गया? गुलाम वंश नाम दिया गया था। लाहौर को उसने अपनी राजधानी बनाया। लाहौर देखो, जो पाकिस्तान की राजधानी आज के टाइम पे, उसको उसने उस टाइम पे अपनी राजधानी बनाया था। यानी कि इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि दिल्ली सल्तनत कितनी बड़ी रही होगी। देखो, नाम तो दिल्ली है भाई, दिल्ली छोटी सी लगती है आपको, लेकिन उसकी सल्तनत बहुत बड़ी थी। मतलब दिल्ली के अंडर में, जैसे आजकल राजधानी है, राजधानी के अंडर में पूरा जो है पूरा भारत आ रहा है ना आजकल, ऐसे वो वाला सा मामला समझ लो आप एक तरीके से। तो काफी बड़ी रियासत थी ये। के शासकों ने जो है 1206 से 1526 तक शासन किया। इस दौरान 5 वंशों ने शासन किया, और ये वंश कुछ इस प्रकार से थे। पहला वंश गुलाम वंश, जिसने बनाया था उसको नाम रखा था ना हमने गुलाम वंश। वैसे ही दूसरा वंश आया खिलजी वंश, फिर आया तुगलक वंश, फिर आया सैयद वंश, फिर आया लोधी वंश, और उसके बाद ये वंश 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 हो गए भाई, गायब हो गए ये सारे वंश, इनके बस का कुछ नहीं रहा। फिर चलो, ये यहाँ पे समय का शासन काल भी दे रखा कि इससे इस तक को ये वंश चालू रहा, इसके बाद ये वंश, इसके बाद ये, और ये ऐसे चलते गए ये वंश। टाइम पीरियड भी इनका दे रखा हमको। चलो, दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का एक फोटो दे रखा है हमको, पता नहीं क्या करना है, बट जो भी है फोटो देख लो भाई, ठीक है। चलो, अगले टॉपिक पे आते हैं, पॉइंट पे आते हैं। दिल्ली के सुल्तानों ने भारत में जिस राज्य को स्थापित किया, वह शीघ्र ही एक शक्तिशाली केंद्रीभूत शासन की इकाई में विकसित हो गया। यानी कि एक मजबूत केंद्र बन गया, वहां से जो है नियंत्रण होने लगा बेसिकली। सैन्य क्षमता के बल पर कोई भी सुल्तान बन सकता था। सुल्तान का पद सल्तनत के केंद्रीय पद था, वह कानूनी सत्ता उसमें निहित थी। उसकी नियुक्ति व उत्तराधिकार का कोई नियम नहीं था। सुल्तान वैभवशाली जीवन व्यतीत करते थे, यानी कि उनका जो कानून वानून कुछ भी नहीं था भाई, आजाद, जिसका मन करे राजा को ठोको और राजा बन जाओ, वो काम चल रहा था। अब ये तो भाई गलत मामला हो गया ना, तो देखते जाओ बस क्या होने वाला आगे। क्या आप जानते हैं दिल्ली में बनी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाई गई थी? अच्छा, इसीलिए हमको ये दिखा रखी थी। तो ये जो ऊपर फोटो हमने देखा था, ये मस्जिद जो है पहले शासक ने बनाई थी दिल्ली सल्तनत के, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। यह भारत की पहली सल्तनत कालीन इस्लामिक इमारत मानी जाती है। यानी कि जो भारत के अंदर इस्लाम यानी मुसलमान जो धर्म था ना, उसका जो प्रचार हुआ, तो इसको लेके जो है पहली इमारत ये बनी थी, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सल्तनत काल के प्रमुख सुल्तान, बहुत सारे सुल्तान हुए, सुल्तान इन द सेंस की राजा हुए बेसिकली, तो बहुत सारे थे। ऐसे एक वंश था, हम तो वंश पढ़ रहे हैं भाई, ये वंश है वो वंश है, दो चार वंश हमने जान लिए, लेकिन उस वंश के अंदर भी है ना बहुत सारे जो है राजा हुआ करते थे। कई कई राजाओं का जन्म होता, मृत्यु होती, लड़ाई होती, फिर दूसरा आता, तीसरा आता, ऐसे चलता जाता, और एक टाइम पे कोई दूसरे वंश का राजा उसको पूरे को मार देता, उनके वंश को पूरा खत्म कर देता, उसके बाद उसका वंश चालू हो जाता। तो ऐसे चल रहा था। अब इसके जो है प्रमुख सुल्तान बताएंगे हमको सल्तनत काल के दौरान। तो ये पहला था इल्तुतमिश, भाई अजीब सा नाम है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक शमसुद्दीन इल्तुतमिश को माना जाता है। अब ये अभी तक तो हम पढ़ के आ रहे थे भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक था। अब इसको क्यों मानते हैं देखते हैं। जिसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया था, क्योंकि पहले जो है ना, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसने दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया था, कहने को थी दिल्ली सल्तनत, दिल्ली का कुछ लेना देना नहीं भाई, वो लाहौर में राजधानी बना के बैठा हुआ, वहीं पे रह रहा और कह रहा दिल्ली सल्तनत है ये। एक्चुअली में कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना इसी ने करी थी वास्तविक तौर पे, तो क्योंकि इसने दिल्ली को राजधानी बनाया और फिर सही मायने में बनी वो दिल्ली सल्तनत। लेकिन आपको अगर एग्जाम में पूछे दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन है, तो आपको लिखना पड़ेगा कुतुबुद्दीन ऐबक। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि भाई शुरुआत उसने करी थी, भले ही वो राजधानी कहीं और बना के बैठा हुआ हो। उसने 1210 से 1236 तक शासन किया, यानी कि इल्तुतमिश ने, ठीक है। राज्य को संगठित करने और विस्तार देने के लिए उसने 40 दासों को नियुक्त कर दिया, जिसे चालीसा दल कहा गया। क्या कहते थे? चालीसा दल, यानी 40 बंदों का एक दल, 40 व्यक्तियों का दल। रणथंबोर, ग्वालियर और मालवा के शासकों ने उनका विरोध कर दिया। 1226 में रणथंबोर के शासक वीर नारायण ने उनका मुकाबला किया, लेकिन उसने उसे हरा दिया। अब हरा कैसे नहीं देगा भाई, इतनी बड़ी सल्तनत थी, इतनी बड़ी सेना थी, तो पिटाई आसान थी उसके लिए, कोई मुश्किल भरा कार्य नहीं था। 1231 में ग्वालियर के शासक मंगल देव ने इल्तुतमिश का डटकर मुकाबला किया। मंगल देव बोला, हम उड़ाएंगे तेरे को, तू कौन से खेत की मूली है, अब देखते हैं क्या होगा। लेकिन इल्तुतमिश ने ग्वालियर को भी जीत लिया और किले में जाकर 700 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी। भाई बड़ा बेरहम था ये तो।
1233 में नागदा के गुहिलोत और 1234 में गुजरात के सोलंकी शासकों ने इल्तुतमिश को हरा दिया फाइनली। कि मतलब 3-4 लड़ाइयां हुई बड़ी बड़ी और उसके बाद ये राजा कहीं जाके हारा। इसके बाद इल्तुतमिश ने मालवा पर हमला कर दिया। वह भिलसा नगर के 300 मंदिरों को बर्बाद कर दिया। उसने उज्जैन को लूट लिया और महाकाल के प्राचीन मंदिर को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसने सल्तनत को इक्तका, क्या नाम रखा, इत्का होगा आई थिंक, ये इत्तका नामक जो है प्रशासनिक इकाइयों में बांटकर प्रशासन को संगठित किया। उसने नई मुद्रा व्यवस्था स्थापित की और चांदी का सिक्का टक्का चलाया। मतलब 1 टका ऐसे बोलते हैं ना, 1 टके की बात है ना। तो वो आपने सुना होगा कहीं ना कहीं। तो वो टका, ये जो टका शब्द है ये आया था, ये जो उसने बंदे ने चलाया था इल्तुतमिश ने। और ये जो है ना टका एक सिक्का होता था, चांदी का सिक्का, उसको टका कहते थे। ठीक है, वो एक ऐसे करेंसी होते हैं जैसे 1 रुपया, 2 रुपये, 3 रुपये, वैसे टका होता था उस टाइम पे, इसके टाइम पे, इल्तुतमिश के टाइम पे। तो वहीं से चली होगी ये बात है, 1 टके की बात है भाई। चलो अब शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं कहानी को। मध्यकालीन इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार इल्तुतमिश के समय मुस्लिम धार्मिक वर्ग यानी उलेमा चाहता था। वो चाहता क्या था? उलेमा मतलब मुसलमानों का ही राज हो बेसिकली, कि हिंदुओं को इस्लाम जजिया के विकल्प की बजाय इस्लाम अथवा मृत्यु का विकल्प दिया जाना चाहिए। यानी कि उनको जो है ना ऐसे ऑप्शन नहीं दो भाई कि तुम हिंदू हो तो हिंदू, या तो तुम मुसलमान बन जाओ, या फिर तुम्हारे ऊपर एक जजिया नाम का कर लगाया जाएगा और तुम अपने धर्म के जो अपने मंदिरों की में पूजा कर सकते हो, लेकिन तुम्हें सरकार को यानी कि उस राजा को पैसे देने होंगे। तो ये इसका मानना ऐसा नहीं था। इसका मानना था कि या तो तुम इस्लाम मान लो या फिर मार दिया जाएगा तुमको। तो 2 ही चीजें इनके इसके अनुसार माना जाता था कि ये 2 ही चीजें चाहते थे, या तो लोग इस्लाम मान ले या फिर उनको मार दिया जाए। ये वे मतलब बेसिकली यार हिंदू धर्म को बर्बाद करना चाह रहा था ये। वे यह प्रस्ताव लेकर सुल्तान इल्तुतमिश के पास गए। यानी कि यहाँ पे कोई मुस्लिम धर्म और अच्छा ये मुस्लिम वर्ग के लोग थे, मतलब ये इल्तुतमिश नहीं चाह रहा था। यहाँ पे कोई वर्ग था जो उलेमा नाम का वर्ग होता, कैटेगरी, मतलब बाहर के लोग थे यार, उन्हीं के बंदे होंगे। तो वो चाहते थे ऐसा कुछ हो जाए, क्योंकि भाई मुसलमानों का राज चल रहा था ना देश पे। तो अब इल्तुतमिश क्या करेगा? क्या वो ऐसा करेगा या नहीं करेगा, वो देखेंगे आगे। इल्तुतमिश के पास वो पहुंच गए। सुल्तान ने अपने मंत्री जुनैदी की ओर देखा। जुनैदी ने स्पष्ट किया कि उलेमा का कथन उचित है पर व्यावहारिक नहीं है। तुम गलत बात कह रहे हो। तुम्हें ऐसा अधिकार नहीं है किसी को मृत्यु देने का। मुस्लिम आटे में नामक के बराबर है। यदि ऐसा किया गया तो हिंदू इकट्ठे होकर मुसलमानों को हिंदुस्तान से निकाल देंगे और फिर तुम रहोगे ना मैं। तो मैं क्या करूंगा भाई? मैंने इतनी मेहनत करी है इस सल्तनत को कब्जा करने में, लेकिन जब हमारी संख्या पर्याप्त हो जाएगी, जब हम यहाँ पे बहुत सारे हो जाएंगे, तब हम ये काम करेंगे। इस उत्तर में उलेमा खुश हो गए कि चलो भैया ठीक है, बाद में कर लेंगे, लेकिन काम बनना चाहिए। उपरोक्त विवरण से पता चलता है कि सुल्तान इल्तुतमिश एक बुद्धिमान शासक था। क्योंकि देखो, आप सोच रहे हो भाई मतलब बाद में कर लेगा, बाद में हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। एक्चुअली में उसने क्या करा था, उसने क्या ये करा कि उलेमा जो थे ना वो आए हुए थे। अगर उनको सीधा सीधा मुंह पे मना कर देता है मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो उसका जो मतलब धर्म के मुसलमान धर्म को जो मानने वाले लोग थे वो उसको बहिष्कार कर देते, उसको बाहर निकाल देते, उसको उसके धर्म में नहीं रहने देते। और अगर वो मान जाता तो भाई उसकी सल्तनत खत्म हो जाती, जो कि हमने पढ़ लिया कि भाई सारे हिंदू लोग इकट्ठा होकर उसको उड़ा डालते। तो दोनों केस में उसकी हार होनी थी। तो इस वजह से उसने क्या करा कि बोला पहले पब्लिक इकट्ठी कर लेते थोड़ी सी, फिर करेंगे हम। उपरोक्त विवरण से पता चलता है कि सुल्तान इल्तुतमिश एक बुद्धिमान शासक था। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि हिंदुओं के प्रतिरोध के डर के कारण भारत का पूर्ण इस्लामीकरण नहीं हो पाया था। क्योंकि भाई हिंदुओं में बहुत ताकत थी और इतने खतरनाक योद्धा थे हिंदुओं के अंदर, जिसकी वजह से बड़े बड़े जो शासक थे वो भी डरते थे कहीं उनका तख्ता पलट ना हो जाए, कोई और शासक ना बन बैठे यहाँ पे। तो वो चक्कर था। रजिया बेगम, ये तो नाम आप में से ऑलमोस्ट सभी ने सुना होगा रजिया बेगम का। तो इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया बेगम, एक योग्य कुशल प्रशासिका, वीरांगना, साहसी और प्रतिभा संपन्न सुल्ताना थी। सुल्तान नहीं थी, सुल्तान तो पुरुष होते हैं, सुल्ताना थी ये। मध्यकाल में सिंहासन पर बैठने वाली वह प्रथम और अंतिम मुस्लिम स्त्री थी। यानी कि पहली भी वही थी और आखिरी भी वही थी। उसके बाद ना कोई बैठा, कोई महिला राज सिंहासन पर बैठी, और ना ही उससे पहले कोई बैठी थी। उसने 1236 से 1240 तक शासन किया। मतलब ठीक है यार, 4 साल तक राजगद्दी पे बैठ गई, बहुत है। रजिया ने प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारा और प्रजा की भलाई के लिए बहुत सारे काम किए। वह पर्दे को त्याग कर पुरुषों के वस्त्र पहनकर राज संचालन करती थी। यद्यपि दिल्ली के अमीरों यानी कि सरदारों ने उसे सिंहासन प्राप्त करने के योग्य
में सहयोग दिया था, परंतु फिर भी बहुत से अमीर लोग उसका विरोध करते थे। मतलब भाई किसी को पसंद आएगी, किसी को नहीं आएगी, ऐसा ही चलता है समाज के अंदर। उन्होंने रजिया को स्त्री होने के कारण सुल्तान मानने से इनकार कर दिया। जो अमीर लोग थे ना, वो बोले हम तुम्हें सुल्तान नहीं मानते, तुम है कौन। अतः कुछ समय बाद मुल्तान, झांसी, लाहौर और बदायूं के सूबेदारों ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया, लड़ाई करवा दी। इस अवसर पर उसने बड़ी कूटनीति से काम लिया और आक्रमणकारी सूबेदारों में फूट डलवाकर विद्रोह को दबवा दिया, यानी कि गायब करवा दिया, उनके आपस में बजवा दी बेचारों की। जब लाहौर के सूबेदार कबीर खान ने विरोध किया तो रजिया ने इस विद्रोह को भी दबा दिया। उसके बाद भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया और विशाल सेना के साथ दिल्ली पर हमला भी कर दिया। रजिया बेचारी हार गई, वो स्त्री थी, क्या ही करती, वो बेचारे हरामी पड़ते हैं, जीतना था ही उनको। और अल्तुनिया ने उसको बंदी बना लिया। रजिया ने स्थिति को समझते हुए अल्तुनिया से विवाह कर लिया। भाई ऐसे हार गई तो बेइज्जती का काम हो गया ना, तो उसने क्या करा, उससे विवाह ही कर लिया कि काम ही खत्म, ये अपना पुरुष और हम फिर भी वहीं पे रहेंगे। अब वे दोनों सेना सहित दिल्ली पर सिंहासन प्राप्त करने के लिए पुनः प्रयास करने लगे, परंतु बहराम शाह ने उसको परास्त कर दिया। बहराम शाह टपका बीच में कहीं से और उसने उनको हरा दिया। अल्तुनिया और रजिया भागने में सफल हो गए, लेकिन 1240 में कैथल के समीप, हरियाणा में ये स्थान, वहां पे जो है कुछ विद्रोहियों ने उनको मार दिया। रजिया के मकबरे के अवशेष कैथल शहर में आज भी हमें देखने को मिलते हैं। और भाई जो कैथल से वो बताओ क्या वहां पे कुछ अवशेष हैं भी कि नहीं, तो स्टूडेंट्स को भी पता चलना चाहिए। वैसे यहाँ फोटो दिखा रखा है कि रजिया सुल्तान के मकबरे के अवशेष कैथल हरियाणा। जो कैथल से कमेंट में बताओ कि क्या ऐसा कुछ आपने देखा है कहीं पे या नहीं देखा है। चलो आगे बढ़ते हैं बलबन में। बलबन एक नया राजा था। अब ये जो गुलाम वंश के सुल्तानों में बलबन बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। अब ये बलबन था कौन, कहाँ से आया, क्या सीन था, वो तो आप समझ रहे हो ना। मतलब जो वंश था आगे बढ़ता जा रहा था, उसका संबंध तुर्क वंश के इलबारी कबीले से था। बलबन एक अत्यंत महत्वाकांक्षी और अवसरवादी व्यक्ति था। इसी अवसरवादिता के कारण उसने गुलाम के शासक तक का सफर तय किया। वह इल्तुतमिश के शासनकाल में अपनी योग्यता के बल पर चालीसा में शामिल हो गया। वो चालीसा याद है ना आपको, 40 बंदों का एक समूह बनाया था, शुरुआत में हमने जाना था ना, तो उसी चालीसा में ये शामिल हो चुका था। और रजिया के शासनकाल में बलबन अमीर शिकार यानी कि शाही शिकार का प्रबंधक के महत्वपूर्ण पद पर पहुंच गया था। यानी कि वो जो है ना राजाओं के, रानियों के जो है करीब रहता था बेसिकली, ताकि वो जो है मौके का फायदा उठाए और वही बंदा जो है ये बलबन खुद राज कर सके राजाओं को हटा के रास्ते से। तो एक्चुअली में हुआ क्या, अभी तक हमको पता चल चुका था कि भैया जो रजिया बेगम है वो भी मर चुकी थी, मतलब वध हो गया था उनका वो भागने के चक्कर में, जो भी सीन हुआ। लेकिन उसके बाद में बलबन ने उसी मौके का फायदा उठाया। उसने रजिया को अपदस्थ करवाने और बहराम शाह को सुल्तान बनाने में सक्रिय योगदान भी दिया। अतः बहराम शाह वही बंदा जिसने उनको भगा दिया था वापिस, तो उसने बलबन की सेवाओं से खुश होकर उसे अमीर ए आखूर यानी कि शाही असुसाला का प्रधान बना दिया। घोड़े जितने थे ना, वो शाही घोड़े जो होते थे, उनका प्रधान के पद पर नियुक्त कर दिया और उसे रेवाड़ी और हांसी की जागीरें भी दे दी कि भैया तुमने तो मजा ही दिला दिया, दिल्ली सल्तनत दिलवा दी। अब इसके बस का कुछ था नहीं, इसके पास ना सेना थी ना कुछ था, लेकिन बुद्धि के बल पे इसने जो है इतनी बड़ी जागीर हासिल कर ली थी। बलबन के प्रयास से 1246 में नासिरुद्दीन मोहम्मद दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। उसके शासनकाल में बलबन का महत्व और भी अधिक बढ़ गया। सुल्तान ने उसे अपना वजीर यानी कि प्रमुख मंत्री नियुक्त कर दिया। मंत्री की तो भाई चलेगी पूरे सल्तनत के अंदर। अतः जो है राज्य की समस्त शक्तियां व्यापारिक रूप से बलबन के हाथों में आ गई। बलबन को सारा हेर फेर आने लग गया। 1266 में सुल्तान नासिरुद्दीन की मृत्यु अथवा हत्या के बाद बलबन खुद ही सुल्तान बन गया। देखो भैया वो एक नॉर्मल बंदा था, सेना उसके पास थी नहीं, वो करेगा भी क्या ही करेगा, अगर मारने जाएगा तो भाई वो सेना विद्रोह पेल देगी उसको रास्ते में ही। तो इसने धीरे धीरे जो है विश्वास बनाते बनाते एक दो राजा को टपकवा दिया ऐसे ही, और उसके बाद फाइनली ये खुद सुल्तान बन गया। टेढ़ा बंदा था यार ये तो। उसने 1286 तक शासन किया। दिल्ली के निकट मेवात क्षेत्र के लोगों ने बलबन का विरोध कर दिया। इनके विरोध से बलबन बहुत चिंतित हुआ, बेचारे को पता ही नहीं था क्या करना है, इतना कुछ हेर फेर था नहीं इन चीजों का। उसने मेवातियों पर बड़ी सेना के साथ हमला करवा दिया और उन्हें बड़ी संख्या में मौत के घाट उतरवा दिया। यानी कि सब जो लोग विद्रोह कर रहे थे सबको मरवा दिया। इस
क्षेत्र में सैनिक चौकियां स्थापित करवाई ताकि वे फिर से उठकर खड़े ना हो सके, कि मतलब बाद में अगर विद्रोह करते हैं तो वहीं पे मार दो साथ के साथ। कटेहर के लोगों ने भी बलबन का विरोध किया था। इन लोगों पर भी बलबन ने बहुत अत्याचार किए, गांव के गांव उजाड़ दिए। भाई इसको नहीं पता था क्या कर रहा है तू क्या नहीं कर रहा है, जो फालतू बोलेगा मार दिया जाएगा, बस ये इसका सिंपल फंडा था। सभी युवकों को उसने मार डाला गया, सभी युवकों को मार डाला गया और महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाकर बेच दिया। बलबन ने क्रूरता के साथ अपनी सत्ता स्थापित की थी, मतलब वो हरामी पड़ता था पूरा यार बेसिकली। उसने अपने विरोधियों से कठोरता से व्यवहार किया। उसने दिल्ली सल्तनत की सेना का पुनः गठन किया। 40 सरदारों, जिसको चालीसा के संगठन को प्रभावहीन कर दिया, यानी कि अब उनकी कोई कदर नहीं रही चालीसा, क्योंकि वो देखो वो खुद चालीसा से आया था, लेकिन अब उसने उसको बर्बाद कर दिया। चालीसा वालीसा कुछ नहीं चलेगा, जो सुल्तान इल्तुतमिश के समय बनाया गया था। उसने दरबार में प्रचलित नियमों का कड़ाई से पालन करवाया। उसने अमीरों को सिजदा और पाबोस की प्रथाओं को मानने के लिए बाध्य किया, नहीं मानोगे तो मार देंगे। उसने राज्य के उच्च पदों पर केवल मुस्लिम कुलीन परिवार के सदस्यों को नियुक्त किया, यानी कि कोई भी हिंदू वहां पे उसके दरबार में नहीं था, सारे मुसलमान मुसलमान उसने भर दिए थे। अब ये सिजदा पापोस ये आए ना, उसने अमीरों को सिजदा पापोस की प्रथाएं, ये प्रथाएं क्या थी देखो। सिजदा होती है घुटने पर बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना, जैसे अल्लाह या हाँ अल्लाह के सामने जो सिर झुकाते हैं, तो वैसे ही जो है ये सिजदा का एक प्रथा थी, वैसे ही एक पाबोस थी सुल्तान के कदमों को चूमना। तो ये दोनों प्रथाएं मजबूर कर दिया कि भाई सुल्तान ही सब कुछ है, भगवान है, इज्जत करो सुल्तान की, अगर नहीं करोगे तो मार देंगे। जलालुद्दीन व अलाउद्दीन खिलजी, अभी एक नया वंश की शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि देखो एक्चुअली में जो वंश शुरुआत में गुलाम वंश चल रहा था उनको सबको मरवा दिया इसने, बलबन ने। अब ये बलबन वलबन कुछ ज्यादा चला नहीं होगा। 1290 में गुलाम वंश के अंतिम शासक के कुबाद की उसके एक अमीर सरदार जलाउद्दीन खिलजी ने हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना कर दी। 1296 में जलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी राजा बन बैठा, और वह खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। अलाउद्दीन खिलजी भी अवसरवादी और धन का लालची था। भाई पैसा किसको प्यारा नहीं होता, इसको भी था। उसने विस्तारवादी नीति अपनाई, यानी कि जो सल्तनत पे रास्ता मिल रहा है उसी पे हमला करो और कब्जा कर लो। सुल्तान बनने से पहले जलाउद्दीन कैथल का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी था। देखो ये भी कोई बड़ा राजा नहीं था, ये कैथल में अधिकारी था नॉर्मल सा। यहाँ मंडार सरदारों ने तुर्कों का डटकर विरोध किया था। एक लड़ाई में एक मंडार सरदार ने तलवार से जलाउद्दीन के चेहरे पर ऐसा घाव दिया जिससे वह जीवन भर भूल नहीं पाया। सुल्तान बनने के बाद जलाउद्दीन ने उसे दरबार में बुलाया और इनाम दिया कि तुमने इतना महान काम कैसे कर दिया। दरबारी बहुत आश्चर्यचकित थे, लेकिन जलाउद्दीन ने उन्हें बताया कि मैंने अनेक लड़ाइयां लड़ी, लेकिन इस मंडार जैसा वीर मैंने नहीं देखा अपनी जिंदगी में, तो मैं इसको पैसा दे रहा हूँ, बहुत सारा पैसा, अमीर बना दूंगा मैं इसको। देखो एक्चुअली में देखो लड़ाई हो रही थी और उसने घाव दिया था उसके चेहरे पर, उसके बावजूद उसको इस राजा ने इनाम दिया था कि भाई तू ही खतरनाक योद्धा मेरे को देखने को मिला बहुत सारे योद्धाओं में। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात, रणथंभौर, मेवाड़, मालवा आदि पर अनैतिक उपायों से विजय प्राप्त की और लूट मार करके बड़ी मात्रा में धन इकट्ठा कर लिया। इसी प्रकार मालिक काफूर नामक सेनापति की सहायता से दक्षिण भारत के वारंगल, देवगिरी, द्वार समुद्र व मथुरा आदि राज्यों को भी उसने जीत लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने अनेक कानून और आर्थिक नियम बनाए, परंतु वे उसके जीवन के साथ ही समाप्त हो गए। हिंदू बहुल क्षेत्र का उसके काल में बड़ा शोषण हुआ, मतलब हिंदुओं की कोई कदर ही नहीं थी उस टाइम पे। अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारी काफी कमजोर निकले। अब ये अकेला राजा था भाई, उसके आगे के जो वंशज थे ना, मतलब पीढ़ी बच्चे, उसका बेटा या उसका पोता जो था वो कमजोर निकले और उनके बस का कुछ था नहीं, और पेल दिया और किसी और ने आके उनको। खुसरो खान का अल्प शासनकाल, अल्प क्यों कह रहे हैं कि छोटा सा, ये ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। 1320 में खिलजी वंश के अंतिम शासक मुबारक खां की उसके ही वजीर खुसरो ने हत्या कर दी। अपने अल्पकालीन शासन काल में खुसरो खान ने गोवध का पूर्ण प्रतिबंध लगाया। गोवध होती है गौओं की हत्या, जो गाय की हत्या बेसिकली, तो उस पर उसने प्रतिबंध लगा दिया था। यह धार्मिक एवं आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, क्योंकि भारत में कृषि व माल ढुलाई पूर्णतः बैलों पर आधारित थी और उन्हीं को मार रहे हो तुम, तो भाई काम कैसे करवाओगे। फिर 1320 में ही दीपालपुर के सूबेदार गाजी मलिक ने खुसरो की हत्या कर दी और खुद जो है गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया कि मैं हूँ राजा। अब नया राजा बन बैठा भाई। ऐसे चक्कर देखो कितनी, आप इससे आइडिया लगाओ, देखो जगह वगैरह राजा वाजा याद रहे ना रहे, आप इससे एक आइडिया तो लगा सकते हो इस कहानी से कि भाई
बवाल पहले भी थे, बहुत गंदे बवाल थे, लिटरली इज्जत ही नहीं थी इंसानियत की। और आज तो ठीक ठाक ही है, बस ज़्यादा आज भी नहीं बच रखी है। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की गणना दिल्ली सल्तनत के महत्वपूर्ण सुल्तानों में की जाती है, क्योंकि भाई इनका नाम मैंने भी सुन रखा है, कुछ होगा तो मैंने भी नहीं सुना। उसका वास्तविक नाम जूना खां था। भाई क्या नाम था? जूना खां। 1326 ईस्वी में अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद वह स्वयं मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से सिंहासन पर बैठ गया। उसने राज्य के सरदारों और प्रजा का समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से अपार धन लुटाया। भाई खुश हो जाओ, जनता को खुश कर दिया, सरदारों को, सबको पैसा बांट रहा मजे में। उसने 1351 तक शासन किया। उसने अपने राज्य को 23 सूबों में बांटा हुआ था। ये सूबे होते हैं जैसे जिले है ना, हरियाणा के अंदर अलग अलग जिले पड़ते हैं, वैसे ही जो है ये 23 सूबों में इसने अपने जो क्षेत्र था उसको 23 सूबों में बांटा। सूबे कहते थे पहले के टाइम पे उनको। मोहम्मद बिन तुगलक नई नई योजनाएं बनाने और उन्हें लागू न करा पाने के लिए प्रसिद्ध था। मतलब वो इतनी सारी योजनाएं बनाता, लागू कुछ नहीं होता। तो इतनी खतरनाक योजनाएं भाई, नेक्स्ट लेवल। उसकी योजनाओं के कारण लोगों को घोर कष्टों का सामना करना पड़ा। उसकी योजनाएं व्यवहारिक कम और काल्पनिक अधिक मानी जाती है। मतलब मन अपने हिसाब से जो मन कर रहा है वही लगा दे रहा है कानून। तो वो सीन चल रहा था इसका। तो क्या आप जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक दर्शन शास्त्र, खगोल विज्ञान, गणित, भौतिक विज्ञान का विद्वान था। वह तुर्की, संस्कृत, फारसी, अरबी भाषा का भी अच्छा जानकार था। उसकी मृत्यु पर कहा गया है कि सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। यानी कि भाई बेसिकली सही बात, एक नंबर की बात कही इन्होंने। देखो क्या है सीन, समझो आप, भावनाएं समझो इनकी। इसने क्या कहा है बंदे ने, जो जिसने भी कहा होगा, उसकी मृत्यु पर कहा गया है कि सुल्तान को प्रजा से, क्योंकि सुल्तान भाई प्रजा को पता नहीं क्या ही मान के बैठा हुआ था, तो सुल्तान को तो प्रजा से आजादी मिल गई, मुक्ति मिल गई। और प्रजा जो उससे तंग आ चुकी थी, मर जा यार, इतनी गालियां देते होंगे उसको, और उनसे उनको मुक्ति मिल गई। दोनों खुश भाई, वो भी मर गया और प्रजा भी खुश। प्रजा नहीं मरी कहीं, आप सोचो प्रजा भी मर गई साथ में। चलो आगे बढ़ते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक की प्रशासनिक योजनाएं। अब हम इन्हीं की योजनाएं पढ़ेंगे भाई, इस खतरनाक बंदे की योजनाएं। मजा तो इसी में आएगा, बाकियों में क्या मजा था। पहली है राजधानी परिवर्तन, यानी कि राजधानी बदल लो भाई, चलो कहीं और चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की पहली महत्वपूर्ण योजना अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी में परिवर्तित करना था। अब दिल्ली व्यापारिक केंद्र भी था उस समय काफी बड़ा, लेकिन उसके बावजूद उसने उसको हटा के देवगिरी अपना जय राजधानी बना दी। देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया। देवगिरी उसने उसके राज्य के मध्य में थी। सुल्तान यहाँ के उन्नत व्यापार, कृषि उत्पादन और अच्छी जलवायु से प्रभावित था कि भाई ये है मस्त मौसम रहने का, यहीं रहूंगा मैं, तो यहीं बना लो राजधानी। लेकिन नई राजधानी में मौलिक संसाधनों का अभाव था। मौलिक संसाधन होते जो आम जो चीजें होती हैं वो भी नहीं थी वहां पे ढंग से, जिससे यह योजना असफल रही और फिर से उसको दिल्ली पे आना पड़ा बेचारे का। यार गर्मी में मरना पड़ेगा, ठंडी वंडी सब गायब करनी पड़ गई। ठंड में रहने के चक्कर में था वो तो, कि हाँ ये मौसम बढ़िया है, मजा आएगा, एसी भी नहीं चलानी। चलो वैसे एसी होती नहीं थी उस टाइम पे। गंगा यमुना के दोआब में कर वृद्धि। अब ये क्या सीन था देखते हैं। सुल्तान द्वारा दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि की गई ताकि राज्य की आय में अभिवृद्धि हो सके। यानी कि जो गंगा यमुना के जो क्षेत्र थे ना, वहां पे जो पैदावार होती थी, उन क्षेत्रों पे उसने क्या करा, ब्याज जो कर यानी कि जो लगान या फिर जो टैक्स वसूला जाता था उसमें जो है उसने वृद्धि कर दी, बढ़ा दिया उसको, ताकि भाई उसको पैसा मिले। लेकिन उसी दौरान इस क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ गया भाई, पोपट कट गया इसका। किसान कर नहीं दे पाए और इसीलिए इस योजना का विरोध कर दिया। अब करेंगे भाई, अब उनके पास पैसे ही नहीं है, खाने के लाले पड़े हुए हैं और राजा को चाहिए और ज्यादा पैसा, नहीं मिलेगा। परंतु अधिकारियों ने असहाय किसानों पर शक्तियों का प्रयोग करके भू राजस्व देने के लिए बाध्य कर दिया, जिससे किसानों ने विद्रोह कर दिया। जब सुल्तान ने सेना भेजी तो बहुत सारे लोग मारे गए। भाई देखो, आपके पास दो ऑप्शन, आप अपनी कंडीशन के हिसाब से सोच के देखो। आपके पास एक भी पैसा नहीं है, एक बंदा आता है, कोई बड़ा सा बंदा हाई लेवल का, आप ये हो, ठीक है। तो अब ये बंदा आपसे बोलता है कि मेरे को, आपके पास मान लेते हैं 10 रुपए पड़े हैं, ठीक है, कितने, 10 रुपए। ये बंदा बोलता है मेरे को 200 रुपए दे दो, आप दे दोगे? नहीं दोगे। अब ये बंदा अपनी सेना लेके आता है कि या तो 200 दे या मैं तेरे को कूट दूंगा। अब ऐसा नहीं है कि आप माँ बाप से जाके बोलोगे मम्मी मेरे को 200 रुपए दे दे, या पापा मेरे को 200 रुपए दे दे, मेरे को उसको देने, नहीं तो वो मेरे को पीट देगा। तो भाई कोई नहीं देने वाला, क्योंकि मम्मी पापा के पास भी नहीं है, ठीक है, आप यहाँ अकेले हो। ऐसे ही बहुत सारे लोग थे।
अकेले अकेले पड़ गए। अब सब लोगों ने इकट्ठा होकर बोला सेना आएगी मार देगी और क्या करें, अब हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो इन्होंने इनको कूटना शुरू करा, लड़ाई भसड़ मच गई और बहुत सारे लोग इसमें मारे गए और शेष अपनी भूमि को छोड़कर अपने परिवारों सहित जंगलों में भाग गए। इस योजना से राज्य को आर्थिक हानि हुई। भाई सेना भी मरी, पैसा खर्चा तो आएगा ना सेना को मेंटेन करने में, नए सैनिक लगाने में, तो सेना का नुकसान ही हुआ, फायदा वायदा किसी को नहीं हुआ उससे। भाई खतरनाक बंदा था, इस योजना से बच के रहना चाहिए था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, ये खतरनाक मुद्रा थी, देखते जाओ तुम। मोहम्मद बिन तुगलक की तीसरी महत्वपूर्ण योजना सांकेतिक मुद्रा प्रणाली का प्रचलन था। सुल्तान ने चांदी के टके के स्थान पर तांबे के सिक्के चला दिए। अब ये क्यों चलाए समझो आप, चांदी महंगी पड़ती है, तांबा सस्ता पड़ता है, तो उसने बोला चांदी के टके चलाए गए थे ना पहले, तो चांदी के टकों को हटवा दिया और तांबे के सिक्के चलवा दिए इसने। अब नए सिक्कों का मूल्य चांदी के सिक्के के बराबर कर दिया, यानी कि जो चांदी का सिक्का 1 रुपए, मान लो 1 रुपए में तुमको मिल रहा है, 1 रुपीज में एक चांदी का सिक्का, ठीक है, एक चांदी मिल रही है, और वैसे ही जो है सेम केस में आपको जो है 1 ही रुपए में आपको एक तांबा मिल रहा है, तो आप क्या लोगे, एक तांबे का सिक्का मिल रहा है तो आप चांदी का लोगे ना। वही सीन था भाई, गड़बड़ मामला, देखते जाओ क्या होगा। और बराबर है ये दोनों, इसीलिए बता रहे हैं। लेकिन शाही टकसालों की अव्यवस्था के कारण योजना असफल हो गई। लोगों के घरों में ही नकली सिक्के बनने शुरू कर दिए, लोगों ने घरों में बनाने, भाई क्या मजाक है, ये तांबा है सस्ता मिलता है, चलो हम ही पीट पीट के सिक्के बना लेंगे। सिक्कों पे कुछ ज्यादा था नहीं उसके टाइम पे, छपाई वपाई होती नहीं थी। मैंने आई थिंक कहीं पे फोटो में देखा था, ऐसे गोल सा सिक्का था बस, खत्म, एक गोल ऐसे तांबा का एक पीस, जो मतलब ऐसे बस कि हाँ ये सिक्का है, चलो। तो उस चक्कर में जो है भाई ऐसे मामले में लोगों ने घरों में छाप दिए, पैसा फ्री का बन रहा। अतः सुल्तान को पुनः पुरानी व्यवस्था अपनानी पड़ी कि चांदी के सिक्के तो महंगे होंगे, तो उनको लाना महंगा पड़ेगा, तो कॉस्ट उतनी अपने आप बढ़ जाएगी। परिणाम स्वरूप सुल्तान की प्रतिष्ठा को गहरा आघात हुआ कि ये पागल सुल्तान किसने बना दिया, तो भाई बेइज्जती हो गई राजा की। उसके बाद अगली योजना थी कृषि सुधार की योजना। भाई खेती में भी बवाल मचवाएगा ये, देखते जाओ तुम, बहुत सुधार करा इसने खेती में। मोहम्मद बिन तुगलक उसर भूमि को, यानी कि कमजोर खराब भूमि को कृषि योग्य बनाकर फसलों की उपज में वृद्धि करना चाहता था। इस उद्देश्य से उसने दीवान ए अमीर कोही नामक कृषि विभाग स्थापित कर दिया। उसने उत्तम प्रकार की फसलों के परीक्षणों पर 2 वर्षों में 70 लाख रुपए खर्च कर दिए। लेकिन सुल्तान की यह वैज्ञानिक योजना असफल हो गई, क्योंकि भाई बीज अच्छे उन्होंने बनाए नहीं होंगे और कुछ ज्यादा फायदा हुआ नहीं उसका, तो पैसा बर्बाद। खुरासान एवं कराची विजय की योजना। मोहम्मद बिन तुगलक विश्व विजेता बनने का सपना देख रहा था। देखो छोटी सी सल्तनत का राजा था, लेकिन वो सोच रहा था मैं तो पूरी दुनिया पे राज करूंगा। भाई मैनेजमेंट तो इसका इतना खतरनाक था कि अपनी सल्तनत नहीं संभल रही, लेकिन सोच रहा है पूरी दुनिया जीतेगा। इसीलिए उसने खुरासान को जीतने की योजना बना ली। पहले विशाल सेना का उसने गठन भी कर लिया, सैनिकों को 2 साल तक अग्रिम धन भी दिया, कि पहले ही पैसा दे दिया। अग्रिम धन होता है मतलब तुम्हारी सैलरी, मान लो तुम सालाना तुम्हारा पैकेज है कुछ उस टाइम के हिसाब से, मान लो 5,000 रुपए, ठीक है, तुम्हें 5,000 चांदी के सिक्के दिए जाएंगे, ठीक है, 1 साल के अंदर। तो राजा ने क्या करा, पहले ही 2 सालों की ओर, मतलब उन सैनिकों को 2 साल पहले ही 10,000 सिक्के पहले ही पकड़ा दिए। भाई अब ये देखो, ऐसे तो बवाल मचेगा, सैनिक खुश हो गए, लेकिन खुरासान पर आक्रमण न किया जा सका। भाई मजा आ गया सैनिकों को, लड़ाई भी नहीं हुई और पैसा पैसा बन गया मस्त वाला। सुल्तान से इस सेना को कराची यानी कि कुमाऊं क्षेत्र को जीतने के लिए भेज दिया। अब सुल्तान ने भाई पैसा फूका है तो कहीं ना कहीं तो भेजेगा, लेकिन इस पहाड़ी क्षेत्र के लोगों ने सेना का डटकर विरोध किया। कहा जाता है कि इस अभियान में गए लगभग 1 लाख घुड़सवारों में से केवल कुछ ही सैनिक जिंदा लौटे थे। भाई ये सारे मार दिए इन लोगों ने। सैनिक प्रशिक्षण और सैन्य संसाधनों के लिए सुल्तान को भारी कर्ज उठाना पड़ा था, जिससे राज्य को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो गया। तो भाई क्या ही बवाल मचवा दिया इस बंदे ने। तो मोहम्मद बिन तुगलक में बहुत से गुण विद्यमान थे, बहुत अच्छा बंदा भी था कह सकते हो। यह एक आश्चर्य की बात है कि इतने विद्वान सुल्तान को भला विफलता का मुख क्यों देखना पड़ा। इन योजनाओं के परिणाम राज्य के लिए बहुत घातक सिद्ध हुए, जो तुगलक साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण बनी। अभी आप सोच रहे हो विद्यमान ये गुण कहाँ से आ गए। देखो अभी थोड़ी देर पहले हम एक फैक्ट सा पढ़ के आए थे कि इसको भाई संस्कृत, इतनी सारी भाषाएं आती थी, इतनी सारी चीजों का एक्सपर्ट था, विद्वान था, और उसके बावजूद भी इसकी योजनाएं बर्बाद थी, कुछ नहीं था इसकी योजनाओं में, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद 1351 में उसका चचेरा भाई आया फिरोज शाह तुगलक, सुल्तान बन बैठा। नगरकोट के राजा ने उसका विरोध कर दिया। अब ऐसे देखो बहुत सारे राजा आते रहेंगे जाते रहेंगे, कहानी समझते चलो बेसिकली कि हाँ
वो राजा कितना टिका, लड़ाई मचाई, क्या करा उसने, तो उसने उस पर आक्रमण कर दिया और माता ज्वालामुखी के मंदिर को नुकसान पहुंचा दिया। सिंध के शासक जाम ने भी उसका विरोध किया। जब फिरोज शाह तुगलक ने इस पर आक्रमण किया तो जाम ने उसका डटकर मुकाबला किया। फिरोज शाह तुगलक एक धर्मांध शासक माना जाता है। पूर्ववर्ती सुल्तान ब्राह्मणों के अतिरिक्त बाकी हिंदुओं से जजिया कर लेते थे। देखो कितना खतरनाक बंदा था। कुछ ब्राह्मणों को छोड़कर लगभग सभी से ये जजिया नामक एक कर जो लगाया जाता था बेसिकली हिंदुओं के ऊपर, तो वो लेते थे, परंतु उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। इतना बेशर्म था। बाकी सारे सुल्तानों ने, किसी ने ब्राह्मणों के ऊपर नहीं लगाया, बाकी सभी लोगों के ऊपर लगाया, इसने उनके ऊपर भी लगा दिया। भाई पैसा किसको बुरा लगता है। उसके काल में सुल्तान की सैन्य व्यवस्था में कमजोरी आई जो उसके वंश के लिए घातक सिद्ध हो गई। मतलब कि उसके जो वंश था आगे धीरे धीरे कमजोर होता चला गया। सिंध के शासकों में तुगलक वंश के शासकों का लगातार विरोध किया। मोहम्मद तुगलक ने अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में सिंध पर आक्रमण किया, लेकिन वह उसे जीत नहीं पाया। फिरोज शाह तुगलक ने शासक बनने के बाद सिंध व थट्टा को जीतने का प्रयास किया, लेकिन उसे वहां के लोगों के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। राजधानी दिल्ली से उसकी सेना का संपर्क 6 महीने तक टूटा रहा। बड़ी मुश्किल से वह दिल्ली वापस लौट कर आया बेचारा, और सिंध में एक कहावत बन गई, देखो शेख परंपरा का कमाल, एक तुगलक गया जो मर गया, दूसरे को जरा संभाल। तो ये कहावत वहां पे बहुत प्रचलित हुई उसके टाइम पे, यानी कि भगा दिया उसको यार, बेसिकली वो हार गया, कमजोर साबित हुआ वहां पे जाके। सैयद एवं लोधी वंश, अब नया वंश आ चुका था। 1398 में तैमूर ने भारत पर हमला कर दिया। अब क्यों करा होगा ये तो सबको पता यार, पैसा धन संपत्ति सब लूटनी थी इनको भी, और दिल्ली से तुगलक वंश की सत्ता उसने नष्ट कर दी। उसका एक सेनापति खिज्र खान जब दिल्ली का सुल्तान बना तो उसके वंशज सैयद वंश के शासक कहलाए। लेकिन 1451 में लगभग 52-53 साल के बाद में सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह को बहलोल लोदी ने हटाकर लोधी वंश की स्थापना कर दी, और ये काफी फेमस वंश रहा लोधी वंश प्राचीन इतिहास में। लोधी वंश में बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी 1489 में सुल्तान बना। उसने ही आगरा नगर की नींव रखी थी। 1517 में उसकी मृत्यु के बाद इब्राहिम लोधी सुल्तान बना, जिसे 1526 में बाबर ने पानीपत के युद्ध में हरा दिया और दिल्ली सल्तनत को खत्म कर दिया। तो यहां से एंडिंग होती है दिल्ली सल्तनत की, यानी कि पूरा मामला हमने इतने सारे वंशजों को पढ़ लिया। इब्राहिम लोदी काफी खतरनाक बंदा नहीं था, बहुत ही प्यारा हम्बल बंदा था, लेकिन भाई हम्बलनेस कुछ काम नहीं आई। जब पानीपत में, हरियाणा का पानीपत है ये, तो वहां पे लड़ाई हुई और इसको हरा दिया गया था। इब्राहिम लोदी को बेचारे को हरा दिया, और वहां पे बाबर, यानी कि बाबर जो था ना, मुगल वंश की नींव रखी गई थी, और उसने जो है दिल्ली सल्तनत उड़ा दी। मतलब कहने को जो दिल्ली सल्तनत थी ना वो गायब कर दी। अब उसका जो है अलग ही सिस्टम वो बना के बैठा हुआ था, वो चालू कर दिया उसने। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखते हैं सल्तनत राज्य का स्वरूप कैसा था। हमने ये तो पढ़ लिया कितनी सारी सल्तनतें थी अलग अलग, उनका स्वरूप कैसा था, क्या सीन था उनके अंदर। शासन व्यवस्था देखते हैं। दिल्ली के सुल्तानों की निरंकुश राजतंत्रीय शासन व्यवस्था थी। सुल्तान शासन के सर्वे सर्वा थे, यानी कि सब कुछ वही थे। सुल्तान की शक्तियों पर कोई प्रतिबंध नहीं था। वे राज्य के प्रमुख न्यायाधीश, सेनापति, उच्च अधिकारी भी थे, और उनका निर्णय अंतिम होता था। उनके निर्णय को कोई बदल नहीं सकता था। राज्य के अन्य अधिकारी, जो छोटे अधिकारी होते थे, राजा तो बड़ा अधिकारी हो गया बेसिकली सबसे बड़ा, तो उससे छोटे जो अधिकारी होते थे बाकी के, वो क्या करते थे, अपने प्रशासनिक कार्य को सही ढंग से चलाने के लिए सुल्तान अन्य राजकीय पदाधिकारियों की सहायता लेता था, जिसमें प्रमुख थे वजीर, दीवान विजारत, सदर उस सुदूर, दीवान ए रसालत, दीवान ए कजा, दान और न्याय का अधिकारी होता था ये भी, आजीर ए मुमालिक, दीवान ए अर्ज और दबीर खास, दीवान ए इंजा, पत्राचार विभाग थे। ऐसे बहुत सारे विभाग थे। अब ये नाम आपको अजीब अजीब इसीलिए लग रहे हैं भाई, वो मुसलमान लोग थे और उनके वो ऐसे ऐसे नाम वो रखते हैं, तो ऐसे सारे नाम इन्होंने ऐसे ही रखे थे बेसिकली। प्रांतीय प्रशासन, यानी कि जो प्रांत थे, शहर वगैरह थे, वहां पे शासन कैसे चलता था। तो दिल्ली सल्तनत कई इख्तों में बटी हुई थी, मतलब प्रांतों में बटी हुई थी। इख्तो प्रांत एक ही चीज होती है। सुल्तान अपनी इच्छा अनुसार इख्तों की संख्या को कम या ज्यादा करते रहते थे। इख्ता का शासन प्रबंध इख्तादार के जिम्मे था। इख्ता सिक्कों में बटे थे, और सिख का शासन प्रबंधक सिकदार होता था। गांव शासन की सबसे छोटी इकाई थी।
प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति सुल्तान खुद किया करता था। देखो जैसे ऐसा सीन समझो तुम, ये मतलब बांटना वाटना कैसे क्या कर रखा है। जैसे हमारा हरियाणा, ठीक है, हरियाणा से अंदर की क्या बहुत सारी तहसील है, मतलब तहसील बोल रहा हूँ, हटा दो इसको, एक बार वापिस से लिखते हैं। हरियाणा है, हरियाणा के अंदर बहुत सारे जिले हैं ना, और जिलों के अंदर फिर तहसील है, और तहसील के अंदर है गांव। तो ये जो गांव है ये आखिरी सबसे छोटी इकाई है, और वैसा ये यहाँ पे ये सिक्को जो है तहसील को कहा जाता था उस टाइम पे, और जिला जो है उस टाइम पे प्रांत कहलाता था। और ये जो जिले थे उस टाइम पे राजा बदलते रहते थे, अपने हिसाब से करते रहते थे। सैन्य संगठन यानी कि सेना कैसी थी, क्या सीन था सेना का। दिल्ली सुल्तानों की सारी शक्ति सेना पर निर्भर थी। उनका अधिकांश समय युद्ध या युद्ध संबंधी कार्यों में ही व्यतीत होता था। घोड़े, पैदल और हाथी उनकी सेना के 3 प्रधान अंग थे। सेना का प्रमुख सुल्तान ही होता था। भाई राजा मर गया तो सेना भाग जाएगी, सब हर जगह कहानी सुनी होगी ना, राजा मार दिया तो सेना जीत गई, सेना भाग गई अपने आप ही। तो वही सीन था। सैन्य संगठन के सभी अधिकारियों की नियुक्ति सुल्तान करता था। सुल्तान यानी कि राजा ही करता था बेसिकली। न्याय प्रबंधन, न्याय कैसे करते थे, मतलब अगर किसी ने कोई कांड कर दिया भाई तो क्या होगा उसका, तो वो न्याय कौन करेगा, कैसे होगा। तो न्याय के क्षेत्र में भी सुल्तान सर्वोच्च न्यायाधीश था, उसी की इच्छा से फैसले होते थे। फिर भी न्याय करने के लिए राज्य में काजी, मुमालिक, अमीर दाद, हजीब आदि होते थे। न्यायिक व्यवस्था धर्म आधारित थी, यानी कि धर्म के आधार पर मुसलमानों को थोड़ी रियायत दी जाती थी, रियायत, और हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए जाते थे। काजी प्रमुख न्यायाधीश होता था। न्याय करते समय धार्मिक भेदभाव भी किया जाता था कि कौन से धर्म का बंदा है तू, तो उसी हिसाब से हम फैसला देंगे। मतलब एक तरफा गेम था यार बेसिकली, और कुछ नहीं था। चलो आगे बढ़ते हैं। सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था इन द सेंस समाज के अंदर क्या चल रहा था। सल्तनत काल में भारतीय समाज स्पष्ट 2 वर्गों में बटा था, हिंदू समाज और मुस्लिम समाज। हिंदू देश की बहुलक प्रजा थी, क्योंकि भाई वो यहीं रहते थे, और वो मुसलमान तो बाहर से आए थे ना, परंतु शासन में उनकी भागीदारी नहीं थी, क्योंकि राजा मुसलमान था और वो अपनी सेना और सेनापति जो भी कुछ थे वो मुसलमान रखते थे सारे। हिंदुओं में अधिकांश खेती करते थे। हिंदुओं को सदा कुचले जाने का डर लगा रहता था, क्योंकि वो उनके पास सेना होती थी, वो इनको हिंदुओं को बेचारों को मार देते थे। मुस्लिम समाज की स्थिति कुछ अच्छी थी, वे राज्य के उच्च पदों पर नियुक्त होते थे। हिंदुओं से मुसलमान बन गए लोगों को भी कोई बड़े पद या अधिकार नहीं मिलते थे। हिंदुओं से प्रभावित होकर मुस्लिम समाज भी कई वर्गों में बट गया। ऐसे ही वो जैसे हिंदू बटे हुए थे ना अलग अलग जातियों में, और इनमें तो मुस्लिम भी ऐसे ही बटते चले गए धीरे धीरे समय के साथ। अब सल्तनत काल के कुछ प्रमुख अधिकारी, और ये याद रखने आपको, ये काम आते हैं एग्जाम में पूछ लेते हैं ये लोग। मेन मेन जो है ये इन्होंने दे रखे हैं, ये याद रख लेना है, मैं बता भी दूंगा कौन सा करना है। राजस्व विभाग, जिसको हम कहते थे दीवान ए विजारत। धर्म एवं राज के दान विभाग, सदर उर सुदूर। विदेश विभाग दीवान ए रसालत। सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज। सेना मंत्री आरिजे मुमालिक। तो ये अधिकारियों को पद दिए होते थे, मतलब ऐसे बोल देते थे उनको, भाई क्या ही बोलते थे, मतलब जैसे आजकल हम कहते हैं ना सेना प्रमुख है तो सेना मंत्री है, तो पहले कहते थे आरिजे मुमालिक को बुला के लाया जाए। अब उस टाइम पे समझते होंगे वो। तो इनमें से देखो मेन मेन है, आपको विदेश विभाग जरूर याद करना है, ठीक है, और एक राजस्व विभाग, ये 2 विभाग तो जरूर याद करने हैं, दीवाने विजारत और दीवाने रसालत, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। स्थानीय राज्य, स्थानीय राज्य मतलब छोटे छोटे और भी बहुत सारी सल्तनतें थी, तो उनके अंदर क्या चल रहा था मामला, पहले पढ़ते हैं बंगाल के बारे में। बंगाल अपने अतिरिक्त आंतरिक साधनों और विदेशी व्यापार के कारण अपनी समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। 750 ईस्वी से यहाँ पाल वंश के राजा शासन कर रहे थे। धर्मपाल, ये फलाने ढमक के बहुत सारे पाल आए थे, और विदेशी आक्रांताओं के रूप में बंगाल को सबसे पहले मोहम्मद गोरी के सेना नायक मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1204 में जीत लिया। वह घोड़ों के एक सौदागर के रूप में अचानक बंगाल की राजधानी नदिया पहुंच गया, और उसने धोखे से राजमहल पर हमला कर दिया। यहाँ का राजा लक्ष्मण सेन घबराकर भाग गया, और बख्तियार खिलजी बंगाल के बड़े भाग का राजा बन बैठा। उसने लखनौती को अपनी राजधानी बनाया। देखो भाई तुक्का धोखाधड़ी से इन्होंने जीत लिया, कुछ भी करके। राजा को बेचारे को होश खबर थी नहीं, और एकदम से लड़ाई हो गई तो राजा भाग गया। अब राजा भागते इन्होंने कब्जा कर लिया वहां पे, तो ये सीन हुआ था वहां पे, और इस प्रकार वो राजा बन गया। उसने असम पर हमला कर दिया, परंतु वह केवल 100 सैनिकों के साथ ही जिंदा लौट सका। सारी सेना खत्म हो गई वहीं पे। परिणाम स्वरूप उसके अपने साथियों ने ही उसकी हत्या कर दी। भाई तू तो हरामी निकला, तेरे बस का कुछ नहीं था, अपने लोगों ने उसको मार डाला बाद में। 1225 में इल्तुतमिश ने भी बंगाल को अपने अधिकार में कर लिया।
परंतु उसके बाद बंगाल फिर से आज़ाद हो गया, क्योंकि दिल्ली से बहुत दूर होने के कारण बंगाल पर केंद्रीय नियंत्रण रखना बहुत कठिन था। क्योंकि ये तो आपको पता है ना, मैप के अंदर देखोगे अगर भारत का ये वाला हिस्सा, इधर वाले हिस्से में बंगाल है, इधर वाले हिस्से में दिल्ली है। भाई इतनी दूर जाएंगे, पहले ऐसा भी नहीं था, ट्रेन एक्सप्रेस कुछ लेके जाओगे, घोड़ों से जाओ, 2 महीने जाने के लग रहे हैं, 2 आने के लग रहे हैं। जब तक वहां संभालोगे, यहाँ बाहरी आक्रमणकारी तुम्हें लूट डालेंगे। मतलब देखो बेसिकली कंसेप्ट क्या सीन है, समझाता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे है हमारी दिल्ली, यहाँ पे है बंगाल। अब अगर राजा यहां से छोड़ के लड़ाई करने, बंगाल आजाद हो गया, भाई अपनी मर्जी चला रहा है, तो बंगाल में जाता है, उनको सबक सिखाता है, मारता पीटता है और उसके बाद वहां पे कब्जा कर लेता है वापिस से। अब क्या होगा उस दौरान, एक टाइम पैदल जाना है या घोड़ों पे जाना है तो कम से कम 1-2 महीना लग जाता है। 2 महीने मान लो तुम, 2 महीने लग गए यहाँ पे, और इस 2 महीने जाने में लगे तो आना भी है भाई वापिस, 4 महीने लग गए, 2 महीने यहाँ पे, 2 महीने यहाँ पे। अब इन 4 महीनों के अंदर यहाँ की आम जनता जो है, राजा तो है नहीं, सेना कुछ कर नहीं सकती राजा की अनुमति के बिना ज्यादा, तो वो जो है यहाँ पे हमले कर देंगे और खुद कोई राजा, आसपास का छोटा मोटा राजा आके इस दिल्ली सल्तनत पे कब्जा करके बैठ जाएगा। और अगर ये बार बार ऐसा करेंगे तो बार बार उनको जाने, मतलब एक बार बच गए, 2 बार बच गए, कितनी बार बचेंगे भाई, ऐसे खतरा हो जाता है। तो इस वजह से बंगाल हमेशा आजाद होता रहता था, और ये इनको पता था अगर आजाद होंगे तो ऐसे ही हो सकते हैं और कोई तरीका नहीं था। क्योंकि ये हो गया ना। हाँ, बलबन ने अपने शासन काल के दौरान यहाँ तुर्गिल बेग के विद्रोह को दबाकर अपने बेटे बुगरा खां को सूबेदार नियुक्त कर दिया। बाद में बुगरा खां ने अपने आप को आजाद शासक घोषित कर दिया। देखो भाई, मतलब राजा का बेटा भी राजा की नहीं मान रहा, क्योंकि उसको भी भाई अपना सिस्टम चलाना, सबको यही था कि हाँ हमें जो है राजा बनना है, और उसने उसके वंशज बंगाल पर शासन करने लग गए। मतलब बेटा अपना अलग सिस्टम बना के बैठ गया था। गयासुद्दीन तुगलक ने 1324 में बंगाल पर आक्रमण किया और बुगरा खां के वंशज नसीरुद्दीन ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में हाजी इलियास बंगाल का शासक बना, और 1357 में हाजी इलियास की मौत के बाद उसका बेटा सिकंदर शाह राजगद्दी पर बैठा और उसने 1393 तक राज किया। अब ये देखो ऐसे बहुत सारे राजा आते गए, बेसिकली नाम वाम किसी को याद नहीं रहने वाले, तो बहुत सारे राजा आते गए जाते गए। देखो सिंपल है भाई, अगर आपको पेपर के लिए देखो चैप्टर समझाना है मेरे को तो अभी फिलहाल इस वीडियो में, बट हाँ अगर पेपर के लिए तैयारी कर रहे हो तो पेपर के लिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो बना रखे है ना वो पढ़ लेना, वो आसान रहेगा आपके लिए, ज्यादा ईजी रहेगा। बट हाँ स्टोरी लाइन पढ़ लेना, मजा आता है और साथ में पता भी लग जाता है क्या क्या सीन है यहाँ पे चैप्टर के अंदर। सिकंदर शाह की मृत्यु के बाद उसका बेटा आजम खां ने 1393 से 1409 तक राज किया। उसने चीन के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। आजम खां का उत्तराधिकारी सैफ, क्या नाम है भाई तेरा, सैफुद्दीन हमजा शाह एक अयोग्य शासक था, तो इसके बस का कुछ था नहीं, ये जो भी है मैं दोबारा नाम नहीं लूंगा इसका। उसके समय के में दिनाजपुर के राजा गणेश धनुर्जनादेव, भाई क्या क्या नाम रख रखे, उसने बंगाल की गद्दी पर कब्जा कर लिया। ऐसे मतलब राजा जो है ना एक दूसरे को पीटे जा रहे हैं, वो उसको पीट के, वो उसके पीट के, बंगाल चाहिए उनको सबको। 1442 में तक उसके उत्तराधिकारी बंगाल पर राज करते रहे, और इसके बाद इलियास के वंशज इस्लाम शाह ने फिर से बंगाल पे कब्जा कर लिया। उसके वंशजों ने 1487 तक बंगाल पर राज करा। उसके बाद कुछ समय तक बंगाल पर अबिसिनिया सरदारों का नियंत्रण रहा। 1493 में हुसैन शाह ने बंगाल पर अधिकार करके हुसैन शाही वंश की नींव डाली। वह साहित्य और कला का पोषक था, और उसके बाद की कहानी भाई ऐसे चलती रहेगी। 200 सालों के अंदर इतने राजा बदल गए भाई, इतने वंश आ गए, पता ही नहीं चल रहा बंगाल वालों को राजा कौन है और प्रजा कौन है। तो बड़ा ही पोपट काट रखा था वहां पे। गुजरात में ज्यादातर जो वंशज के जो राजा थे वो 20-30 साल टिक रहे हैं, उसके बाद कोई और आके टपक जा रहा है, तो ये सीन चल रहा था वहां पे। गुजरात के अंदर देखते हैं गुजरात में क्या चल रहा था मामला। गुजरात पश्चिम भारत का एक समृद्धशाली राज्य था। 13वीं सदी में गुजरात में बिसल देव ने बघेल वंश की सत्ता स्थापित की। अलाउद्दीन खिलजी ने 1297 में बघेल वंश के राजा कर्णदेव पर हमला करके उसको हरा दिया। कुछ वर्षों के विद्रोह के बाद मलिक काफूर की सहायता से 1310 में उसके राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। उस समय से लेकर 1398 में तैमूर के आक्रमण तक गुजरात दिल्ली सल्तनत के अधीन एक प्रदेश बना रहा। यानी कि वो दिल्ली सल्तनत में अंडर में रहा पूरा टाइम, कई 100 साल, मतलब 100 साल के आसपास तक। तैमूर के आक्रमण के बाद गुजरात के सूबेदार जफर खान ने तुगलक साम्राज्य में फैली अव्यवस्था का लाभ उठाया और
1401 में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। 1411 में अहमद शाह गुजरात का शासक बन बैठा। उसने 1442 तक राज भी किया, मतलब अच्छा राज कर गया यार, ये 20-30 साल तो कर ही गया। उसने गुजरात की सीमाओं का विस्तार किया। उसने हिंदुओं को धर्म बदलकर मुसलमान बनने के लिए प्रोत्साहित किया। भाई सब जो बाहरी राजा आ रहे थे ना, आक्रमणकारी आ रहे थे, उनका एक ही फंडा था कि भाई जो हिंदू है, क्योंकि हिंदुस्तान था, हिंदुओं का देश था, एक भी मुसलमान यहाँ था नहीं। और जब से ये आए आक्रमणकारी, हिंदुओं को मुसलमानों में परिवर्तित करो, कुछ भी करो, बस परिवर्तित करो या उनको मार डालो, जो भी ऐसे फंडे, मंदिर तोड़ दो ताकि इनको याद ही ना रहे कि तुम हिंदू हो। ऐसी बहुत सारी कोशिशें उन्होंने करी। कुछ वर्षों के बाद महमूद बेगड़ा गुजरात का शासक बना। उसने 53 वर्ष तक राज किया। अपने इस लंबे शासनकाल में उसने अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की। उसने जूनागढ़, सूरत और कच्छ को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। 1484 में उसने चंपानेर पर भी कब्जा कर लिया। उसने एक जल सेना का भी निर्माण किया और पुर्तगालियों के विरुद्ध सफल युद्ध किए, यानी कि उसने वहां पे भी लड़ाइयां लड़नी पड़ी। मेवाड़ के अंदर ये छोटा छोटा सा बता रहे हैं मेन मेन सा कि हाँ क्या क्या चल रहा था। मेन हमारा दिल्ली सल्तनत की कहानी है, ठीक है। तो मेवाड़ के अंदर देखते हैं, तो मेवाड़ राजपूतों का प्रमुख राज्य हुआ करता था और इसकी राजधानी चित्तौड़ थी। ये चित्तौड़ राजधानी काफी फेमस थी उस टाइम पे। 1303 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर हमला कर दिया और राजा रतन सिंह और उसके बहादुर सेनापतियों गोरा और बादल को हरा करके मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया। भाई बड़ी सेना थी ना, बड़ी सेना के सामने क्या ही टिकेंगे लोग। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद मेवाड़ फिर से आजाद हो गया कि अब हमारे बस मतलब कौन संभालेगा बंदे को, है ना। फिर से आजाद होके बैठ गए। राणा हमीर ने 1324 से 1364 तक राज किया। उसके शासनकाल में मेवाड़ ने बहुत प्रगति की। उसके बाद छेत्र सिंह वहां का राजा बना और उसने 1382 तक राज किया। छेत्र सिंह के बाद लाखा सिंह और मोकल सिंह राजा बने, उसके जिसने जो है 1432 तक राज किया। मोकल सिंह ने कविराज, वाणी विलास और योगेश्वर नामक विद्वानों को आश्रय प्रदान किया था। तो मतलब तरक्की, ये इनको जो है ना, जो भारत के राजा थे उनको तो चाहिए था कि भाई अपनी जनता खुश रहे, मस्त रहे, हस्त पुस्त रहे, और बाहर वाले राजाओं को चाहिए था पैसा, लूटो मारो कूटो कुछ भी करो, पैसा दो हमको और साथ में मुसलमान भी बन जाओ। तो उनका वो फंडा था। अब यहाँ पे इसीलिए जो है ये राज लंबा लंबा कर पा रहे हैं, जो भी टिक पा रहे हैं ना, तो अच्छा राज कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। 1433 में राणा कुंभा मेवाड़ का राजा बन गया। वह एक वीर और साहसी योद्धा और एक सफल सेना नायक था। उसने मेवाड़ की सेना को इकट्ठा किया और सीमाओं पर दुर्गों का निर्माण करवा दिया। दुर्ग होते हैं किले, जो बाउंड्रीज होती है ना, तो वो बनवा दी उसने। विजय स्तंभ उनकी प्रमुख अमर कृति है। कुंभलगढ़ का दुर्ग भी विशेष रूप से प्रसिद्ध है। उसने मालवा और गुजरात व अन्य शासकों के विरुद्ध सफल युद्ध किए। राणा कुंभा की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारियों में ग्रह युद्ध शुरू हो गया। ग्रह युद्ध होता है भाइयों का आपस में लड़ाई मच गई इनकी कि राजा मैं बनूंगा, पता नहीं कौन बनेगा। इस संघर्ष के अंत में संग्राम सिंह को सफलता मिल गई और उसके शासनकाल में मेवाड़ अपने विकास की चरम सीमा तक पहुंच गया, यानी कि इतनी ज्यादा तरक्की हुई इसके शासनकाल के अंदर जो बाकी राजाओं के शासनकाल में नहीं हुई थी। और ये यहाँ पे दिखा रखा है चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ, ये वाला फोटो देखो आप, अच्छा बहुत अच्छा स्तंभ बना रखा है यार, मस्त है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, हमें कुछ नहीं पता, तुम ही बता दो। मेवाड़ राज्य की राजधानी चित्तौड़गढ़ के नाम से जानी जाती थी। मेवाड़ की धरती राजपूती प्रतिष्ठा, मर्यादा और गौरव का प्रतीक रही है। गुहिलोत और सिसोदिया वंश के राजाओं ने लगभग 1200 सालों तक मेवाड़ राज्य पर शासन किया है। अब आगे बढ़ते हैं, जौनपुर के बारे में जानते हैं। तो भाई पहली बार सुन रहा हूँ, जौनपुर कहाँ था ये। 1398 में भारत पर तैमूर के हमले के बाद जौनपुर के राज्य की स्थापना ख्वाजा नामक एक व्यक्ति ने की थी, जो तुगलक वंश के दिल्ली के सुल्तानों का अधिकारी था। मतलब ज्यादातर हो क्या रहा था एक्चुअल में कि अधिकारी आ रहे हैं भाई, कहीं भी कब्जा कर रहे हैं और राजा को पता भी नहीं चल रहा है। उसे मलिक उ सर्क की उपाधि मिली हुई थी। उसके वंशज सर्की वंश के शासक कहलाए। 1399 में उसकी मृत्यु हो गई और उसके दत्तक पुत्र यानी बड़े बेटे ने जो है मलिक करनफूल मुबारक शाह सर्की की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठ गया। अल्पकालीन शासन के बाद 1402 में, यानी कि देखो यहाँ पे राजा बना इसके मृत्यु के बाद, और 2-3 साल टिका और मुबारक शाह की मृत्यु हो गई और इब्राहिम शाह सर्की उसका उत्तराधिकारी बन बैठा। वह सर्की वंश का सबसे योग्य शासक था तथा कला एवं साहित्य को आश्रय देता था। यहाँ सुंदर भवनों का निर्माण करवाया गया जिन पर हिंदू वास्तुकला का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि यार
हिंदू थे ना, तो हिंदू अपना मंदिर बनवाएंगे तथा साधारण ढंग से मीनारों से रहित मस्जिदें बनवाकर इस नगर को अलंकृत किया गया। उसका दरबार अनेक विद्वानों से सुशोभित था तथा उस समय भारतीय ग्रंथों का फारसी में हिंद अनुवाद भी किया गया। अतः सांस्कृतिक व धार्मिक उपाधियों के कारण जौनपुर उस समय पूर्व का सिराज कहलाने लगा। ये पूछ सकते हैं बस इसमें से कि पूर्व का सिराज किसे कहा जाता था, इसको कहते थे जौनपुर को। इब्राहिम शाह सर्की के बाद मोहम्मद शाह महमूद शाह, मोहम्मद शाह और हुसैन शाह शासक बन बैठे। प्रारंभिक सफलताओं के बाद हुसैन शाह बहलोल लोदी से हार गया और उसके राज्य जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। बहलोल ने अपने बेटे बरबक को जौनपुर का शासक नियुक्त कर दिया। भाई अब ऐसे ही चलता रहता था। अब देखते हैं मालवा के शासक। मालवा पर 13वीं शताब्दी के अंत तक परमार वंश के राजाओं का शासन था। उसकी राजधानी धार थी। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने मुल्तान के सूबेदार आइन उल मुल्क के नेतृत्व में वहां के लिए एक सेना भेज दी। इस युद्ध में मालवा का शासक महलक देव पराजित हो गया। अब देखो, जिसकी बड़ी सेना भाई बेसिकली वही जीतती थी और छोटी सेना वाले कुछ कर नहीं पाते थे। मालवा पर अब अलाउद्दीन खिलजी ने कब्जा कर लिया। तब से 1398 तक यह दिल्ली सल्तनत के अधीन रहा। तैमूर के आक्रमण के समय यह अन्य प्रांतों के लिए तरह स्वतंत्र हो गया। बीच में आजाद भी हो जाता था, कभी मतलब लड़ाई हो रही है, मौके का फायदा उठाया, आजाद कर लिया राज्य को, फिर से कोई आया कब्जा करा, फिर क्या करे भाई जनता छोटी सेना। 1406 में दिल्ली के सुल्तान से व्यावहारिक रूप में स्वतंत्र होकर दिलावर खां मालवा का शासक बना। 1407 में उसके बाद उसका महत्वाकांक्षी पुत्र अल्प खां फिर हुसंग शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। उसने धार के स्थान पर मांडू को अपनी राजधानी बनाया और 1442 में उसने उड़ीसा पर अचानक हमला कर दिया और उसने वहां के राजा को 75 हाथी और बहुत सारा धन देने पर विवश कर दिया। भाई लूट चाहिए मस्त वाली, क्योंकि हम भी लूटे हुए हैं पहले, तो इसको भी लूट चाहिए थी। उसने खेरला, दिल्ली, जौनपुर, गुजरात के राजाओं के विरुद्ध भी युद्ध करे। 1435 में उसका बड़ा बेटा गाजी खां मोहम्मद शाह के नाम से जो है मालवा का राजा बन गया, सुल्तान बन गया। मतलब उसको कहते थे, नाम उसका गाजी खां था, कहते उसको मोहम्मद शाह थे। वह एक अयोग्य शासक था, उसके बस का कुछ था नहीं और 1436 में उसके मंत्री महमूद खिलजी ने उसका वध करके गद्दी हड़प ली। भाई मंत्री हरामी निकला इसका तो। इस प्रकार मालवा में खिलजी सुल्तानों का वंश स्थापित हुआ। मतलब खिलजी कहाँ से आए समझ गए ना, मतलब ये भाई हरामी थे, ये पीठ पीछे वार ठोक गए। चलो आगे बढ़ते हैं। खिलजी का क्या हुआ। महमूद खिलजी ने गुजरात, दिल्ली, बहमानी एवं मेवाड़ के शासकों के विरुद्ध युद्ध किए। मेवाड़ के राणा के साथ 1437 में सारंगपुर में युद्ध में वह हार गया। इस युद्ध की स्मृति में मेवाड़ के राजा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवाया। देखो ये वाली लाइन याद रखनी है आपको, ये विजय स्तंभ क्यों बनवाया गया था, यहाँ से लेके यहाँ तक। देखो वापिस बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए बता रहा हूँ, ठीक है। मेवाड़ के राणा सांगा जो है, राणा सांगा वही आई थिंक ये, तो उसके साथ जो है 1437 में सारंगपुर नामक जगह के युद्ध में वो हार गया। कौन हार गया? मेवाड़ का जो राजा था, मेवाड़ के राजा से। ये जो कौन सी जगह पे की बात कर रहे थे हम, यहाँ पे मालवा था आई थिंक ये। तो इस विजय की स्मृति में मेवाड़ के राजा ने, क्योंकि वो जीत गया वहां पे, तो उसने जो है चित्तौड़ में जाके विजय स्तंभ बनवाया था। निसंदेह महमूद खिलजी मालवा के मुस्लिम शासकों में सबसे अधिक योग्य था। उसने अपने राज्य की सीमाओं को दक्षिण में सतपुड़ा पूर्व पर्वत श्रेणी तक, पश्चिम में गुजरात की सरहद तक और पूर्व में बुंदेलखंड तक और उत्तर में मेवाड़ और एवं हेराती तक बढ़ा दिया। उसने मांडू में एक 7 मंजिला स्तंभ भी बनवाया। 1469 में मांडू में उसकी मृत्यु हो गई। उसके उत्तराधिकारी वो भी नकली निकले। भाई धीरे धीरे मालवा साम्राज्य का पतन होता चला गया। महमूद खिलजी का बेटा गियास शाह मालवा का आखिरी राजा था और उसके बाद वो गायब, ये वंश गायब हो गया, कोई और आ गया होगा वहां पे। रणथंबोर, आई थिंक ये लास्ट टॉपिक होना चाहिए। रणथंबोर के बारे में जानते हैं। राजपूतों के राज्यों में रणथंबोर प्रमुख राज्य था और 13वीं शताब्दी के आरंभिक समय तक अपनी विशाल हिंदू विरासत को सहेजे हुए था, यानी कि बहुत बड़ी विरासत थी यार इसके पास। मगर 1227 में मानो इसे ग्रहण लग गया और इल्तुतमिश ने चौहान शासक वीर नारायण को हरा करके उस पर अधिकार कर लिया। लेकिन कुछ ही वर्षों के बाद राणा हमीर देव यहाँ शासन स्थापित करने में सफल हो गया। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने राणा हमीर देव को षड्यंत्र से
षड्यंत्र से हरा दिया। यहाँ अलाउद्दीन के सैनिकों ने खूब लूटमार की और अनेक मंदिरों को तोड़ दिया। अब अलाउद्दीन खिलजी देखो भाई, इनका तो मूड ही ऐसा था ना कि हाँ उड़ाना है, बस सब कुछ उड़ा डालो, बर्बाद कर दो। 15वीं शताब्दी के अंतिम दशक में इसे दिल्ली सल्तनत के अधीन कर लिया गया। यहाँ पे एक फैक्ट भी देखा है, फैक्ट देखते हैं क्या है। क्या आप जानते हैं रणथंभौर का किला एक पहाड़ी पर बना हुआ था, मतलब बना हुआ है, अभी भी है, वो देख सकते हो आप जाके कहीं। तो इस किले का निर्माण राजा सज्जन सिंह नागिल ने करवाया था। इसके 7 द्वार हैं। किले में 84 स्तंभों वाला बड़ा सभा स्थल बना है। यह किला 3 मंजिला इमारत है। इसमें 32 खंबे हैं जो छतरियों और गुंबदों के को सहारा देते हैं। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल, ये काफी प्रसिद्ध किताब है अकबरनामा, और ये लेखक भी काफी प्रसिद्ध है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने। और अबुल फजल ने कौन सी किताब लिखी? अकबरनामा। अकबर की कहानी है बेसिकली इसमें। तो उसने जो है इस दुर्ग के बारे में कहा है कि यह कवच के समान प्रतीत होता है, जैसे कवच लगा रखा हो ना, वैसा सा ये स्तंभ जो है किला सा बना रखा है। स्थानीय राज्यों का स्वरूप, जो स्थानीय राज्य यानी कि छोटे छोटे राज्य थे आसपास के, उनका क्या हाल चाल चल रहा था उनके बारे में जानते हैं। 13वीं सदी में अनेक स्थानीय राज्यों पर राजपूत वंश के राजाओं का शासन था। इनमें मेवाड़, गुजरात, मालवा और रणथंभौर शामिल थे। शासन व्यवस्था कैसी थी यहाँ पे? तो राजपूत राज्य सामंतवादी प्रथा पर आधारित थे। राजपूत राज्य कई जागीरों में बटे हुए थे। वे जागीरदार और सामंत राजा के प्रति व्यक्तिगत श्रद्धा से जुड़े होते थे। संकट के समय ये राजा की सहायता करते थे। देखो आसान था ना, बिल्कुल नहीं समझ आया। देखो राजा जो है ना ऐसे पूरी सेना को पैसा नहीं दे सकता, तो ये क्या करते थे, कुछ जो है ऐसे मंत्री संतरी जो है छोटे छोटे राजा बना देते और वो नियंत्रण भी करते, वहां पे उसकी मदद करते और जब जरूरत पड़ती सेना भी देते थे। सामंत नियमित रूप से राजा को वार्षिक कर देते थे। देखो भाई पैसा तो चाहिए राजा को, उसके बिना तो क्या ही करेगा, क्यों ही बनाएगा इनको राजा, तो उसको पैसा देते थे ये लोग। राजा को असीमित अधिकार प्राप्त थे। वह अपने राज्य का सर्वोच्च अधिकारी, प्रमुख सेनापति, मुख्य न्यायाधीश होता था। निरंकुश होते हुए भी राजा प्रजा की रक्षा और जन कल्याण के कार्य करना अपना कर्तव्य समझते थे। इन्हीं राजाओं और शासकों के आपस में लड़ने के कारण इनके राज्यों का पतन होता चला गया। भाई आपस में बजा रही है तो। चलो आगे बढ़ते हैं सैनिक व्यवस्था के बारे में। सेना कैसी थी इनकी, थी भी कि नहीं? राजपूतों का सैनिक संगठन विशेष प्रकार का होता था। राजा की व्यक्तिगत सेना कम होती थी, मतलब पर्सनल सेना जो होती है, क्योंकि उस पर खर्चा आता है यार। सामंतों की सेना, संयुक्त सेना पर राजा की शक्ति निर्भर थी, क्योंकि सामंत बनाए हैं तो उनसे सेना मांगे, अपना खर्चा क्यों करे, सामंत संभाले सेना को। राजपूत सेना में पैदल, घुड़सवार और हाथी होते थे। राजपूत युद्ध करना अपना कर्तव्य समझते थे। ये युद्ध कौशल में निपुण होते थे, मतलब लड़ाई करने में यार बेसिकली। तो लड़ाई मस्त वाली करते थे, मार कुटाई जो करनी होती थी। न्याय व्यवस्था कैसी थी? दंड विधान बहुत कठोर था। धर्मशास्त्रों और परंपराओं में के अनुसार न्याय किया जाता था। न्यायिक व्यवस्था हिंदू परंपरा पर आधारित थी। राजा अपने राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश होता। हर जगह पे यही था। इसके लिए आपको सोचना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। जहां भी राजा बनेगा, कहीं भी, किसी भी सल्तनत के किसी भी रियासत के अंदर, कहीं की भी हो, वो भारत में हो या बाहर की हो, वहां पर सर्वोच्च न्यायाधीश यानी कि जो मेन जो फैसला होगा वो राजा का होगा। राजा ही सब कुछ होगा वहां पे। हर एक के अंदर सेम सीन था ये। तो ये लाइन ऐसे रिपीटेड है बिल्कुल। सामाजिक जीवन, समाज के अंदर क्या हालचाल थे? उस काल में वर्ण व्यवस्था पर आधारित समाज कई जातियों और उपजातियों में विभाजित था। ब्राह्मणों का समाज में उच्च स्थान था। वे राजपूत राजाओं के पुरोहित और मंत्री होते थे। रक्षा का भार क्षत्रियों पर होता था। वे शासक और सैनिक होते थे। वैश्य व्यापार करते थे। शूद्र वर्ग के लोग अन्य सेवा का कार्य करते थे। समाज में जाति का महत्व था। शुद्ध शाकाहारी भोजन अच्छा समझा जाता था उस टाइम पे कि हाँ अच्छा शाकाहारी भोजन लो, तुम घास फूस खाओ और खुश रहो भैया जिंदगी में। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था यानी कि जो मामला था उस समय जो पैसा है या लोग काम क्या करते थे यार, बेसिकली क्या चीजें थी, सामान क्या था उनका, वो बताना हमको। तो अर्थव्यवस्था के अंदर क्या है कि राज्यों की आय का मुख्य आधार खेती था, क्योंकि खेती का ही चक्कर था भाई, खेती से ही पैसा बनता था उस टाइम पे, और भूख सबको लगती थी। यहाँ मौसम के अनुसार रबी और खरीफ की फसलों को उगाया जाता था। ये तो समझ में आता होगा ना, रबी खरीफ की फसलें क्या होती है। जो फसलें सर्दियों में उगती है उनकी रबी फसल कहते हैं, और जो गर्मियों में उगती है खरीफ की फसलें कही जाती हैं। जैसे गेहूं, धान, मटर, दाल, कपास, ज्वार, बाजरा, फल, सब्जी, बहुत सारी चीजें ये उगाते थे।
भूमि को उपज के आधार पर उर्वरा, बंजर, खिल, मरु आदि प्रकार से उसको बांटा गया था। मतलब कि अच्छी भूमि है, पत्थर वाली भूमि है, बजरियों वाली भूमि है, या पानी ही नहीं है वहाँ पे, अलग अलग चीजें। सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब, झीलें आदि चीजों का प्रयोग किया जाता था। सामान्यतः खेती जो है प्रकृति यानी कि वर्षा पर निर्भर होती थी, और पशुपालन भी प्रमुख व्यवसाय था। लोग जानवर पालना पसंद करते थे भाई, पालने पड़ते थे यार, अब पेट भी तो भरना है कैसे न कैसे करके। वस्तु विनियम विनि हाँ विनियम अर्थव्यवस्था का आधार था। इस काल में सूती वस्त्र उद्योग प्रमुख था। इसके अतिरिक्त ऊनी रेशमी वस्त्र भी प्रयोग में लाए जाते थे। सिक्के, बर्तन, मूर्तियां, आभूषण आदि भी विभिन्न धातुओं के बनाए जाते थे और वो बेचे जाते थे, तो इनसे पैसे आते थे। कलाकृतियों के मामले में देखते हैं कलाकृतियां कैसी थी उस टाइम पे। राजपूत राजा महान निर्माता थे। उन्होंने बहुत सारे मंदिर, किले, बांध, जलाशय और स्नानागार बनवाए। सूर्य, विष्णु, शिव आदि की विभिन्न मुद्रा में अनेक मूर्तियों का निर्माण करवाया गया। उस समय राजपूत हिंदू धर्म परंपरा को अपनाए हुए थे। उनके दुर्ग एवं किले बहुत मजबूत होते थे, इसीलिए ये राज्य खुशहाल होते थे। आर्थिक रूप से गांव आत्मनिर्भर होते, मतलब पूरे ऐसे बाउंड्री से खींच के रखते थे पूरे सल्तनत के ऊपर ये, और मस्त जिंदगी जीते थे। क्या आप जानते हैं, चैप्टर खत्म होने वाला है, बस 5 मिनट का और बचा होगा मैक्सिमम। क्या आप जानते हैं उस समय भी भारत का विदेशों से व्यापारिक संबंध होता था। विदेशों में भी व्यापार करते थे भारत के लोग, जिसके अंतर्गत वस्तुओं का आयात निर्यात होता था। जैसे भारत से क्या क्या चीजें निर्यात की जाती थी, कपड़े, चावल, गेहूं, रेशम, चीनी, ऐसी चीजें। और बाहर से क्या मंगाते थे, नमक, कस्तूरी, रेशम, केसर, मेवे, ऐसी चीजें वो मंगाते थे। समकालीन लेखन में गुजरात तट पर 84 बंदरगाहों का उल्लेख मिलता है। ये देखो तुम, गुजरात पे 84 बंदरगाहें थी, जिनमें प्रमुख थी खंबात, पाटन, सोमनाथ, भरूच। यहाँ लगभग 300 जहाज हर साल आते थे, 300 जहाज भर भर के। समुद्री जहाजों की बात हो रही है, तूफानी जहाजों की नहीं। चलो, माइंड मैप देखा है, और ये सबसे भाई इस चैप्टर में सबसे आसान पॉइंट है जो आप कर सकते हो, ठीक है। देखो, दिल्ली सल्तनत के प्रमुख राजा कौन कौन से थे, ऐसे याद करो। इल्तुतमिश, फिर आई रजिया बेगम, फिर आया बलबन, फिर आया अलाउद्दीन खिलजी, फिर आया मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। ऐसे लाइन वाइज जाइए, 1 2 3 4 5। सल्तनत राज्य का स्वरूप, शासन व्यवस्था, ये तो चलो पॉइंट बना रखे हैं इन्होंने, छोड़ो इसको, वही पढ़ के आ चुके हैं हम ऑलरेडी ये सारी चीजें, है ना। तो ये बस शॉर्ट क्विक रिकैप दे रहे हैं हमको। स्थानीय राज्य कौन कौन से थे, बंगाल, गुजरात, मेवाड़, जौनपुर, मालवा और रणथंभौर। राजपूत राज्यों का स्वरूप कैसा था, शासन व्यवस्था, सैनिक, न्याय व्यवस्था, सामाजिक जीवन, आर्थिक स्थिति। तो ये चीजें हमें पॉइंट वाइज समझा रखी है वो चीजें, तो वही चीजें हैं। तो ये था आपका चैप्टर, काफी बड़ा सा चैप्टर था, लेकिन भाई क्या ही करे, पढ़ाना तो पड़ता है। अब 2-4 पार्ट बनाने मेरे बस के नहीं है कि 2 पार्ट यहाँ पे बना दो फिर आप ढूंढते रहो। पहला पार्ट तो पढ़ लिया हमने, दूसरा पार्ट कहाँ मिलेगा। तो भाई एक ही वीडियो है, पॉज करके देख लिया करो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, मतलब रोको, अगले दिन देख लो, बोर हो गए हो तो ऐसा कर सकते हो आप, ठीक है। चलो कोई ना, वो आपकी इच्छा भाई, जैसे देखना है। और जो जो इस वीडियो में यहाँ तक पहुंचा, कमेंट में बताना भाई, इतनी मेहनत लगती है मेरी भी, तो आपकी भी मेहनत लगी होगी समझने में, है ना। तो जो जो पहुंचा है भाई, कमेंट में बताना, मेरे को भी खुशी होगी कि हाँ कोई तो पहुंच ही गया आखिर तक। चलो वीडियो खत्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेकर 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियो, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। हरियाणा बोर्ड का ऑलमोस्ट सारा सिलेबस मैं आपको कवर कराने वाला हूँ, पेपर्स वगैरह, सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट, बहुत सारी चीजें आने वाली है चैनल पे। तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी दबाओ, ताकि कोई भी अपडेट आए आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।